आउटफिटर्स का आज नाम इसलिए बैठक कहानी के अंदर है, मार्केट के अंदर एक ऐसी डिसरप्शन लेके आए हैं। आउटफिटर्स के पर्सपेक्टिव पे बात करें तो इसमें मैं खान साहब को क्रेडिट दूंगा। अच्छा, आउटफिटर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये जितने भी इस तरह के वेस्टर्न ब्रांड हैं, इनका किसी ना किसी तरह से उस ब्रांड के साथ ताल्लुक रहा है। तो उस ऑडियंस को क्या चाहिए जिसके हाथ में इस टाइम पैसा है, जिसने वो उस पैसे को खर्चना है। उनकी ना एक लाइन भी थी कि वी वांटेड टू बी द क्लोजेस्ट पाकिस्तान हैज टू ज़ारा। जिस तरह अभी आपने बताया कि मैं डेनिम पहनता था और अभी मुझे आउटफिटर्स की नहीं पसंद आ रही और डेनिम का माशाल्लाह सेटअप जो है वो वाकई ही जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। आज की यूथ डेनिम पहन नहीं रही है, आज की यूथ वो पहन रही है जो जमील साहब ने पहना हुआ है। देखिए यार दिल भाई, ये यहाँ पे हमारे आपके इख्तलाफ शुरू हो जाएगा। 3 साल उन्होंने स्ट्रगल किया उस कैटेगरी के साथ और लामा ने आगे बैंक किया। मैं खुद आउटफिटर का यूजर था, लेकिन पिछले 5 साल से मैंने आउटफिटर से कोई शर्ट परचेज नहीं। कोरियर कंपनी पोस्ट टैक्स की तरफ से, नाम भी लूंगा मैं, छुपाऊंगा नहीं। यहाँ पे टाइमिंग शॉर्ट हुई है। एक वाहिद शॉपिंग ही एंटरटेनमेंट है पाकिस्तान में, उसको भी आपने बंद कर दिया। रिटेल सेक्टर है जो कि हाईली ऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसके ऊपर ये पाबंदियां हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ई कॉमर्स बैठक। और अल्हम्दुलिल्लाह आज है 38th एपिसोड, यानी कि 38वां हफ्ता जा रहा है इस बैठक सीरीज़ को। और जितना प्यार आप लोग दे रहे हैं, जितना सराह रहे हैं, दिन ब दिन आप लोगों का जो प्यार है वो बढ़ता जा रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं, कम्युनिटी बन चुकी है। एक आवेश जो स्टार्ट हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह वो आज एक बहुत ही अच्छी डायरेक्शन के अंदर जा चुकी है। हमारे मौजूद मेहमान आज हमारे साथ हैं। इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ चले, मैं आपको बताना चलूँ कि ये एपिसोड आप तक पहुंचाने में हमारी सपोर्ट करता है द वर्टिकल प्रोवाइड करता है ऑफिस स्पेसेस गुलबर्ग के अंदर। और अगर आप लाहौर के अंदर ऑफिस देखना चाहते हैं इंस्टॉलमेंट्स पे, अगर आप किराया दे दे के थक गए हैं और इंस्टॉलमेंट्स पे ऑफिस देखना चाह रहे हैं, तो द वर्टिकल से अच्छी कोई आपको नहीं इस वक्त जो है जगह दे सकता। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है और आज हमारे पास स्पेशल मेहमान भी आए हुए हैं। जेएम फाइनेंस स्टाइलो मिस्टर अदील मुनव्वर साहब एक्स आउटफिटर्स हैं। आउटफिटर्स की बात जहां से स्टार्ट होती है, तो यामीन साहब भी आज हमारे पास एक्स आउटफिटर्स हैं। तो 2 ग्रुप आज हमने आउटफिटर्स के यहाँ रखे हैं। पैनल बाकी वही है। जमील साहब अगेन रिटेल का, सप्लाई चेन का जितना कमांड इनके पास है किसी के पास भी नहीं है। तो आज की जो बैठक कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। और जैसा आपको पता चल गया है, यह है आउटफिटर्स पे। तो आउटफिटर्स का आज हमने इंतखाब क्यों किया, इससे पहले आप देख चुके आसिम जोफा के ऊपर हमने बात की इम्तियाज़ के ऊपर, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस आपकी तरफ से मिला है। बैठक कहानी में जो हमने एक चीज़ देखी कि हम सारे एंगल्स को जो है ना कवर करें, पॉजिटिव, नेगेटिव, और हमारा जो मेन फोकस होता है वो होता है ई कॉमर्स की तरफ। आउटफिटर्स का आज नाम इसलिए बैठक कहानी के अंदर है क्योंकि वो एक ऐसा ब्रांड है जिसने मार्केट के अंदर एक ऐसी डिसरप्शन लेके आए हैं, जो रिटेल के अंदर एक ऐसा मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया, और जो वेस्टर्न एक कल्चर था, एक वेस्टर्न वेयर का जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था, वो उसको कैप्चर किया। मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि मेरी एक गपशप लग रही थी। तो जो जेन जी से जेन अल्फ़ा वाले लोग हैं, जेन अल्फ़ा जिस तरह नई आजकल गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं, तो रोब्लॉक्स के अंदर उन्होंने एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ जीन्स जो है वहाँ पे उसने देखी। तो उसने कहा कि मैंने एंड्योर के ऐड में वो देखा है। तो आप 1 मिनट के लिए अंदाज़ा लगाएं। उसने कहा वो वजह है क्योंकि रोब्लॉक्स गेम के अंदर वो जो जीन्स दिखाई, वो जीन्स एंड्योर के ऐड में है, दैट्स वाई मैंने एंड्योर से परचेज करनी है। तो आज कल का जो कस्टमर है वो किस तरफ जा रहा है, यही एग्जाम्पल थी जब 2003 के अंदर आउटफिटर स्टार्ट हुआ, जब कामरान साहब ने ये एक विजन देखा, जो उन्होंने गैप देखा, अपॉर्चुनिटी देखी, उसकी तरफ वो आए। डेफिनेटली सर आसान नहीं था वो, अभी जर्नी इंशाल्लाह हम आपसे समझते हैं कि कैसी थी, कैसे स्टार्ट लिया, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, किस किस जो है इश्यूज़ का उनको सामना करना पड़ा, क्या क्या बैकलैशेस आए थे। लेकिन उस टाइम पे इस चीज़ को देखना और उसके ऊपर स्ट्रेटजी बनाना और उसके ऊपर ब्रांड लॉन्च करना, और आज ऑलमोस्ट कोई 20+ सिटीज़ के अंदर 102 डिफरेंट ब्रांचेज है, जिसमें मेरे ख्याल है एथनिक भी अगर हम इसको साथ में लाते हैं, फिर आउटफिटर्स, फिर उसको एथनिक की तरफ लेके आना, फिर एथनिक बाय आउटफिटर्स लॉन्च करना और उसको एक डायरेक्शन में लेके जाना। आज की जो ब्रांड कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज का जो ब्रांड है वो ना सिर्फ मेड इन पाकिस्तान है, बल्कि उन वेस्टर्न कल्चर्स, वेस्टर्न वेयर को वो टक्कर दे रहा है जिसका पाकिस्तान के कल्चर से शायद इतना ज़्यादा कुछ लेना देना ना हो। तो पाकिस्तान में बने ब्रांड को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करवाना, एक नई जनरेशन के अंदर उसकी ऊपर से लेके नीचे तक पूरा उस ब्रांड को जो है ना की छाप बिठा देना, तो इसकी जो है ना डिस्कशन आज रहेगी। तो यामीन साहब, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा। सर, आउटफिटर क्या रहा, कैसा एक्सपीरियंस था, आपने क्या देखा, क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, उसके साथ फिर इंशाल्लाह हम ब्रांड कहानी। पाकिस्तान पे जो वेस्टर्न फैशन को लाने का जो आगाज़ था, वो पाकिस्तान में एक ब्रांड था क्रॉसरोड्स, और ये हम भी सब जवान हो रहे थे और पाकिस्तान फैशन रिटेल भी आई थी उस वक्त, आमिर अदनान, कॉटन और इस तरह के ब्रांड्स उस वक्त डिज़ाइनर ब्रांड उठ रहे थे। तो उनमें से क्रॉसरोड भी आया था। कराची का एक और टेक्सटाइल में थी, उन्होंने 5th एवेन्यू के नाम से एक ब्रांड लाया। तो ये उस टाइम था जिस वक्त क्रॉसरोड ने कंप्लीट
वेस्टर्न अपैरल को इंट्रोड्यूस कराया। कामरान साहब भी उसी की एक ऑफ शूट हैं या वहीं से ट्रेंड होकर निकले। ब्रेकआउट, रॉयल टैग का भी किसी हद तक वहाँ से ताल्लुक़ रहा। ये जितने भी इस तरह के वेस्टर्न ब्रांड हैं, इनका किसी ना किसी तरह से उस ब्रांड के साथ ताल्लुक़ रहा है। तो एक्चुअल तो उसने ये ब्रेक थ्रू दिया पाकिस्तानी मार्केट को कि पाकिस्तानी मार्केट फ़ैशन में आ सकती है। हम जब इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए प्रोडक्ट बना सकते हैं तो हम अपने लिए बना के बेच सकते हैं। तो ये वहाँ से शुरू हुआ। कामरान साहब इसलिए फैसिनेट करते हैं कि कामरान साहब ने उसको ट्रूली ट्रांसफॉर्म किया, और जो बेहतरीन मॉडल है वो यही है जो आज जितने भी बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर्स में पढ़ाया जाता है कि बूट स्ट्रैपिंग करनी है। कामरान साहब ने लिटरली बूट स्ट्रैपिंग की। कुछ अपना सरमाया लगाया, कुछ अपने दोस्तों का, कुछ अपने रिश्तेदारों का, और एक रिटेल नेटवर्क खड़ा करने में कामयाब हो गए। बड़ा मज़ेदार उनका सफ़र है। आगे चल के और भी बात करते हैं। इत्तेफाक से मैंने और अदील साहब ने जो है, अदील मुनव्वर साहब ने, हम दोनों ने आउटफिटर में काम किया हुआ है। ये फाइनेंस टीम का हिस्सा था, मैं रिटेल टीम का हिस्सा था। मेरे ज़िम्मे वेस्टर्न नहीं आया, मेरे ज़िम्मे मैंने एथनिक को डेवलप करने में कामरान साहब के साथ काम किया। जो इनिशियल ईयर्स होते हैं वही एक्चुअल पेन टेकिंग डेज़ होते हैं, वो मैंने उनके साथ काम किया। कैटेगरी पे, स्ट्रैटेजी पे, जो आज अल्लाह का शुक्र है वो ब्रांड जिसका नाम इतना शाइन है, हमारे भी नाम उसके साथ जुड़ता है। ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। अच्छा सर, आप दोनों माशाल्लाह एक उस ऑर्गेनाइजेशन में रहे। हमेशा सेल्स और जो फाइनेंस की ना एक जंग होती है। सेल्स कुछ एग्रेसिवली कुछ करने जा रहे होते हैं, और डेफिनेटली सर नया ब्रांड है, एग्रेसिव लॉन्च है, एग्रेसिव वो हैं, लेकिन फाइनेंस उसको कहीं कहीं जो है ना थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन और सेफर रिस्क की तरफ जो है ना वो कर रहा होता है। तो सर क्या लगता है आपको कि कितना सेफर था ये एकदम से एक नया ब्रांड लेके आना करना पाकिस्तान जैसी वॉलेटाइल मार्केट के अंदर? तो कितना आसान था डिसीजन या कितना मुश्किल था? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हैदर भाई, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और आम तौर पे जितने भी ये कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं उसमें यही समझा जा रहा होता है कि शायद फाइनेंस की डायरेक्शंस और सेल्स की डायरेक्शंस जो है वो अप टू सम एक्सटेंट ऑपोजिट्स होती हैं, ठीक है। लेकिन जब हम कमर्शियल फाइनेंस की बात करते हैं तो उसमें ये चीज़ें जो हैं वो इस तरह से नहीं चल पाती। और इसमें अगर हम आउटफिटर्स के पर्सपेक्टिव में बात करें तो इसमें मैं खान साहब को क्रेडिट दूंगा कि उनका जो विज़न है और गोल कांग्रेस मीन्स कि हर आपका जो डिपार्टमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव जो है, कंपनी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, उसके मुताबिक सेट करना, ठीक है। तो ये विज़न जो है ये उस ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से वो कामरान साहब का था, और वो हमें नज़र भी आया, और उस विज़न से जो है वो हमें प्रोडक्टिविटी और डिलीवरी भी नज़र आई कि ऐसे ऑब्जेक्टिव जो डिपार्टमेंटल को आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ जोड़ दें, ठीक है, वो किसी एक आम बंदे की जो है उसकी विजन्स की बात नहीं है। तो उसमें हमें ये देखने को मिला कि जो फाइनेंस है उसने हमेशा, यामीन साहब इसको एंडोर्स भी करेंगे, हमेशा सपोर्ट किया। और हमारा वहाँ पे ये होता था कि जितनी भी हमारे पास जो क्योंकि हमारी इक्विटी बेस्ड कंपनी थी आउटफिटर्स, और एथनिका ब्रांड की इन्होंने बात की, वो भी प्योरली इक्विटी बेस्ड थी, कोई बैंक फाइनेंसिंग नहीं थी, कोई इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग नहीं थी, ज़ीरो, और इक्विटी बेस्ड था सारा कुछ। तो जितनी भी हमारी सेविंग्स और सारी कैश फ्लो मैनेजमेंट होती थी उसके अंदर हम उसको कोशिश ये करते थे कि इसको प्लान किया जाए इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव में, और नेटवर्क को बढ़ाया जाए, ठीक है। नेटवर्क बढ़ेगा, इनकी जो सेल्स है और इनके लिए जो सेल्स की अपॉर्चुनिटीज़ है वो जनरेट होंगी, और वो उसमें मतलब ओवरऑल जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, ठीक है, वो सारी फिर अचीव होंगी। तो इसमें और खान साहब की एक जो खासियत है वो आज भी मैं उनको एंडोर्स करूँगा कि उनकी हर डिपार्टमेंट के ऊपर ऐसे ही ग्रिप है जैसे एक सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की होती है। अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो वो मुझसे ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंसी जानते हैं, ये मैं उनको एंडोर्स करूँगा। अगर कोई सेल्स के साहब हैं तो उनकी सेल्स के ऊपर, क्योंकि उन्होंने रूट लेवल पे काम किया, ठीक है, उन्होंने रिटेल की जो रूट्स हैं उस लेवल पे जब काम किया तो उनको एक चीज़ का पता है कि ऑर्गेनिक ग्रोथ कैसे आनी है, नेटवर्क कैसे बढ़ना है, मार्केट की रिसर्च के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा ग्रिप थी, ठीक है। और उन्होंने मार्केट जो डेफिनेटली जब यामीन साहब ने बात की 2003 में जब ये अपने आउटफिटर जब स्टार्ट हुआ तो उस वक्त बिल्कुल छोटा सा नेटवर्क था, ठीक है, और उसको उस लेवल पे लेके जाना, तो उसमें डेफिनेटली उस एरा के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं और अपॉर्चुनिटीज़ मिली भी, एज भी था क्योंकि उस वक्त इतने ब्रांड्स नहीं थे। और उसके बाद जो है कंपटीशन, आज जो कंपटीशन का एरा है वो आउटफिटर्स भी फेस कर रहे हैं और तमाम ब्रांड्स फेस कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त वो अपॉर्चुनिटीज़ थी जो कि अब आप कह लें कि पहले आने वालों के लिए थी, वो एडवांटेज उनको एज मिला। तो बिल्कुल ऐसा ही है, जो आपका क्वेश्चन था वो हम जो दोनों डिपार्टमेंट अलाइंड थे बिल्कुल वेरी मच अलाइंड। मैं आपको बताऊँ कि मुझे
ड्यूरिंग जॉब मुझे कभी भी इस तरह का कोई ऑब्स्टिकल नहीं आता था कि फ़ंड्स की कोई शॉर्टेज है। वो कहते थे कि बिज़नेस डेवलपमेंट की बात करें, नंबर ऑफ़ स्टोर्स की बात करें। अच्छा, इत्तेफाक से मैं बता दूं, क्योंकि एक इक्विटी फर्म थी है, तो इनके साथ कोई इन्वेस्टर भी थे। वन ऑफ द इन्वेस्टर मेरे भी जानने वाले थे, बट मेरे पर्सनल उनके साथ रिलेशन थे। उन्होंने बताया था कि मेरे आने से पहले वो 5 साल पहले से इनके साथ टर्म इन्वेस्टमेंट पे इनके साथ काम करते थे। उनका कहना था कि एक दफ़ा भी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरी जो भी इनके साथ सेटलमेंट थी फाइनेंशियल, उसमें कभी एक दिन का डिले आया हो। जो डेट हमारी फिक्स थी उससे एक दिन पहले आ सकता था, उसके बाद कभी नहीं आया। तो ये जो रेपो होती है ना, ये बनाना सबसे बड़ी बात होती है कि आपके मार्केट में आपकी आवाज़ कैसी है, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, लोग आपके लिए काम करते हैं। मैं वैसे अब बताऊं आपको, उस वक्त जो प्रॉफिट्स थे ना वो 5x प्रॉफिट्स थे। तो आप अगर अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में ले आते थे ना, तो आपके नेट प्रॉफिट की जो रेशो होती थी बड़ी हाई होती थी। और मैं जब गुल अहमद सफ़ायर से वहाँ गया था, तो मैंने जब इनकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखी तो मैं हैरान रह गया था। पहला ये कि उनके पास फाइनेंसिंग नहीं थी। सबसे बड़ा तो यही सब एडवांटेज था कि उनको मार्केट से 12% का तो वैसे ही एक एडवांटेज था, वो टैक्स देना ही, इंटरेस्ट देना ही नहीं था ना। ठीक है जी, वही सबसे बड़ा एडवांटेज था। लेकिन क्योंकि वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ काम करते थे, तो वो बैंक से ऑलमोस्ट हाफ पे काम करते हैं वो लोग। बिल्कुल यामीन साहब, एक और भी जो है, जब ये कोविड आया है और वो जो आपकी जो जिस कंपनीज के पास बैंक फाइनेंसिंग नहीं थी, उन्होंने सरवाइव किया और इजीली सरवाइव किया, और जिनके पास बैंक फाइनेंसिंग थी उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। बेसिकली आप सब सारी चीज़ें तो रुक गई कोविड के अंदर, बिल्कुल स्टक हो गया सारा मामला। तो बैंक की पेमेंट तो जानी थी, फाइनेंसिंग की पेमेंट जानी थी, फिर रीस्केड्यूल करानी पड़ी, ठीक है। और डेफिनेटली उसका हिट जो है वो बुरी तरह आपकी बॉटम लाइन को आया। तो जितनी भी इक्विटी बेस्ड कंपनी थी उनको जो है वहाँ पे वो बेनिफिट देखने को भी मिला। जो हिडन बेनिफिट है वो तो बताया ही है कि बॉटम लाइन में 12% तो वैसे ही ऐड हो जाता है फाइनेंस कास्ट, अगर हम एवरेज भी लें, ठीक है। तो अब वो तो बेनिफिट मार्कअप का तो था ही था। लेकिन जब इस तरह का टर्मोइल आता है, जिस तरह से कोविड-19, और वो मतलब एक ऐसा डिज़ास्टर था, तो उसमें किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या करना है, कैसे करना है। तो उसमें जितने भी एंटरप्रेन्योर थे, जिसमें आप स्टाइलो का नाम ले लें, आप आउटफिटर का नाम ले लें, इनकी जो लीडरशिप है और इनके जो विजन्स हैं, उन्होंने उस चीज़ को भांपा और उस चीज़ को देखा कि यार मतलब कंट्रीज़ किधर को जाएंगे, बिज़नेस किधर को जाएंगे, हम कहाँ खड़े होंगे। और वो पैनिक क्रिएट नहीं हुआ मार्केट में, जो अदर कंट्रीज़ में देखा गया, दूसरे जो आपके बिजनेसेस है उसमें भी देखा गया, ठीक है। लेकिन वो पैनिक आपको कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो आई वाज द पार्ट ऑफ एट दैट टाइम आउटफिटर्स। आज का जो बैठक का सेशन है ना, वो सलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह के दरमियान ही रहेगा। नहीं सर, ये देखें, ये इनसाइट्स बहुत ज़रूरी है और ये जाननी बड़ी ज़रूरी है। देखें, सबसे पहले एक टर्म है जिस तरह आपने आज देखा, वो है इक्विटी फाइनेंस, यानी कि भाई हमने कहीं से इन्वेस्टमेंट, और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट भी माना जाता है कि 2003 में कामरान खुर्शीद साहब ने ये स्टार्ट किया, और ये स्टार्ट किया विद ज़ीरो एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट ना, कि उसमें बैंकिंग। अब सबसे बड़ा जो अजाब था कोविड-19 में, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, जो ब्रांड्स थे वो सबसे बड़े सर पकड़ के बैठ के यार हमने ये ना, बैंक तो देता ही उसका जिसके पास कोलैटरल होता है। एग्जैक्टली। तो कामरान साहब का तो कोलैटरल था ही नहीं। एग्जैक्टली। तो वो उन्होंने बूट स्ट्रैपिंग पे जाना था सर। आज जिसे केस स्टडी बना के इतना बड़ा शानदार करके बनाते हैं, उस शख्स ने जिस वक्त ये इस कॉन्सेप्ट के बारे में कोई इतना पता भी नहीं था, उसने उसी कॉन्सेप्ट को यूं समझते हैं कि बुकिश कर दिया। बिल्कुल सर, ऐसे ही है सर। मेरे ख्याल से ना कहा जाता है जो आउटफिटर्स है ना, पाकिस्तान का ज़ारा है। अच्छा, ये स्टार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था कि जो उनके सीईओ है वो जी कई दफ़ा प्रोडक्ट देख के भी लगता था कि ज़ारा के प्रोडक्ट लगे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उनकी ना एक लाइन भी थी कि वी वांटेड टू बी द क्लोजेस्ट पाकिस्तान हैज़ टू ज़ारा, फास्ट फैशन विद ग्लोबल कूल बिल्ट फॉर अर्बन यूथ। तो ये एक उनकी लाइन बन चुकी थी, ये करनी है। खैर, ब्रांड कहानी में आते हैं तो 2003 में सर स्टैब्लिश होता है, 2005 से 7 में रैपिड एक्सपेंशन करने की कोशिश करते हैं। अर्बन वेस्टर्न वेयर को जो है इन्होंने किया, लिवाइस के साथ सर कोई लोकल मैन्युफैक्चरिंग की पार्टनरशिप भी की। अच्छा, 2008 के अंदर आउटफिटर जूनियर्स लॉन्च किया सर, ये भी एक काफ़ी मतलब बच्चों वाली साइड पर देखें, हर बंदा बच्चों में ज़रा वो जो है ना वेस्टर्न वेयर ज़रा जल्दी अडॉप्शन आ जाती है। अच्छा देखिए, जब इन्होंने किड्स स्टार्ट किया था ना, तो इनिशियल 5 ईयर में किड्स जो था वो लॉस मेकर था। अच्छा। ऐसा नहीं हुआ था कि उन्होंने एक सक्सेस स्टोरी बिल्ड कर दी थी और जब उन्होंने ये किड्स की कैटेगरी ऐड की तो उसने बड़ा सपोर्ट किया, नहीं, उसने ड्रेन किया था। क्यों? 18 साइज को 4 महीने से लेकर 12 साल तक के बच्चे का करना, कुछ साइजेस मंथ्स में होते हैं, कुछ ईयर में होते हैं, मैनेज करना नामुमकिन है, पाकिस्तान में नामुमकिन है।
तो उनके उसकी हिट ली है इस ब्रांड ने कि वहाँ आउटफिटर से कमाया और किड्स में ड्रेन किया। आउटफिटर जो है ना, बेसिकली हम कह रहे थे कि अर्बन एक ब्रांड है। ये अमेरिकन ईगल जो ब्रांड था उसका नाम था अमेरिकन ईगल आउटफिटर। तो इन्होंने अमेरिकन ईगल को साइड पे किया और आउटफिटर को पकड़ लिया और वहाँ से ये आउटफिटर निकला। ठीक है, असल में जो ये फॉलो कर रहे थे शुरू में, ये अमेरिकन ईगल को फॉलो कर रहे थे। और ये जो जैसे अभी आपने बताया कि किड्स ब्रांड, इनकी जस्ट आप कह लें कि 18% जो है वो रिटेल सेल्स किड्स ब्रांड की होती थी और बाकी जो है वो 82% ये सेल्स पे उसको बेचते थे, उसी ब्रांड को। तो काफ़ी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम रही है इनको किड्स के अंदर। मैं 2 या 3 साल पहले तक की जो मेरे पास ऐसे ही एक जो सीना गज़ट से नंबर्स निकलते हैं, तो उसमें ये 45% शेयर आ गया था किड्स का और 25% जो था स्क्वायर फीट कवरेज थी और 45% जो था बिजनेस का शेयर था। यहाँ से 3 साल पहले की मेरे पास ग्रो तो insight है। किया है सर, किड्स कैटेगरी ने ग्रो किया है। लेकिन ये देखें सर, 5 साल जो सर बता रहे हैं कि एक कैटेगरी है वो मुसलसल लॉस दे रही है और अब वो इतनी ग्रो हो गई है कि 45% आपका रेवेन्यू, ह्यूज। अब मैं खैर यही कहूँगा ना कि एक बंदे की वो फार साइटेडनेस है कि वो देख रहा है कि नहीं यार इसमें पोटेंशियल है, वरना वो नजर आ रहा है कि लॉस से बंद कर दो। लेकिन अच्छा देखिए, पाकिस्तान में साइज की रैशनलाइजेशन भी इतना बड़ा ब्रांड कर सकता था ना, वरना हर कोई इंटरनेशनल ब्रांड्स की साइज सेट की कॉपी करके पाकिस्तान में आया और सबसे ज़्यादा मार किसने खाई? आउटफिटर ने। फिर उसने कहा, देखा कि डाटा के थ्रू कि कौन कौन से साइज सेट बिटवीन के हैं, उसने वो रैशनलाइज किया। 18 से वो 12 पे, 12 से वो 10 पे आ गए। तो उन्होंने मिडिल साइज ऐसे बनाए कि जिस तरह माई नहीं खरीदती कि अगले साल भी चल जाएगा, इस साल पहनेंगे अगले साल भी चल जाएगा। तो उस सोच के पेश नज़र उन्होंने मिड साइजेस निकाल के इसको कंट्रोल किया। अदरवाइज इतनी बड़ी इन्वेंट्री साइज वाइज मेंटेन करना मुश्किल काम है। लेकिन आज करके दिखाया। लेकिन इसमें अदर में एक और भी विजन था ना उस वक्त। अगर उस वक्त का जो बच्चा था वो आज आउटफिटर्स पहनता होगा ना डेफिनेटली, तो ये सर उसका एक कमाल लिंक बनाया उस ब्रांड के साथ, तो वो उस वक्त देखिए यार दिल भाई, ये यहाँ पे हमारे आपके इख्तलाफ शुरू हो जाएगा। ये आपने ना बात बड़ी जो है ना गलत कर दी है मेरे साथ। उन्होंने क्या किया कि उस बच्चे को तैयार करके ना लामा के हवाले कर दिया। सर ये वैसे बड़ा लामा तो आज की स्टोरी है। ये वही बच्चा पहन रहा है ना सर, आज में बैठा है 2003 से कैलकुलेट कर लें 2000। सर यहाँ पे ये वाली टीम ना मुझे लगता है कि इख्तलाफ वाली हो जाएगी। आपसे लामा के हवाले नहीं किया सर, लामा ने उसको छीना है सर। लामा से आप क्रेडिट ना लें। देखिए नर्चर किसने किया उसको डिजाइन सेंस किसने दिया सर? जब वो तैयार हो गए बिल्कुल सीधा सीधा जो है ना लामा की सर आप गोद में दे दिया। सर ये जरूर है कि आउटफिटर ने ना वो गैप छोड़ा, जिस गैप को आगे लामा ने बड़ी आसानी से फिल किया और उसने उसको ऐसे नहीं, मैं पता आपको बताऊं, मैं ये समझता हूँ कि आउटफिटर जब स्टार्ट हुआ था ना, तो वो एशियन और वेस्टर्न दोनों का मिक्सअप था। उसका जो फैशन ट्रेंड था वो दोनों चीज़ों को ऐड करके बनाया गया था। अभी फॉर द टाइम बीइंग वो बिल्कुल वेस्टर्न को कॉपी करना शुरू हो गया। अगर आप, मैं खुद आउटफिटर का यूज़र था, लेकिन पिछले 5 साल से मैंने आउटफिटर से कोई शर्ट परचेज नहीं की क्योंकि वो मेरे पहनने वाली शर्ट बना ही नहीं रहा। तो इस वजह से वो जो लामा ने आके गैप फिल किया ना, वो फैब्रिक का गैप फिल किया। फैशन ट्रेंड जो आउटफिटर को आज से कुछ 10-15 साल पहले फॉलो कर रहा था, साथ फैब्रिक भी वो यूज़ कर रहा था सेम। 3-4 साल पहले जिस तरह अभी हमने ज़ारा का जिक्र किया था कि वो पाकिस्तान का ज़ारा है, इसमें कोई शक नहीं वो पाकिस्तान का ही ज़ारा है। कभी कभी प्रोडक्ट लाइन भी बिल्कुल मैच हो जाती है। लेकिन क्या हुआ इत्तफाकन, अच्छा हुआ ये कि जो आज जिस कैटेगरी यानी कि प्रोडक्ट कैटेगरी को, लाउंज वेयर को या इजी टू गो फैब्रिक को और स्टाइलिंग को आज लामा प्रोजेक्ट कर रहा है, सेल कर रहा है, आज से 3-4 साल पहले आउटफिटर दे चुका है। लेकिन हुआ क्या कि उसकी एक्सेप्टेंस कस्टमर के बाद नहीं आई। टाइम लगता है ना ठीक है पाकिस्तान ना। में। अब वो 3 साल उन्होंने स्ट्रगल किया उस कैटेगरी के साथ और लामा ने आगे बैंक किया और वो पूरा पूल यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गया। सर एक चीज़ जो मुझे नज़र आती है ना, बीइंग अ लामा यूज़र एंड बीइंग अ आउटफिटर यूज़र, और वो जो मैंने ट्रांजिशन भी जैसे आपने बताया कि उधर से उधर हुआ, उसमें एक फ़र्क ये था कि आउटफिटर्स ना अब डिज़ाइन वाइज तो चले छोड़े, कलर्स और वो वाली चीज़ों के अंदर भी ना वो आपको नज़र नहीं आएगा जो लामा के पास पेंटो। मैंने आपको कुछ अर्से पहले एक बात कही थी कि ब्रांड का जो एस्थेटिक होता है ना, वो ओनर की एज के साथ इम्प्रूव होता है। यू नो ट्रेंड जाता है, जैसे जैसे उसकी वो एज बढ़ती जाती है वो मैच्योर होता जाता है। इसीलिए जो मेटा ने डिफेक्टिव मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था कि बिल्कुल पैरेलल यूथ को ला के उन्होंने मैनेजमेंट खड़ी कर दी थी और पूरा वो साइकिल उसी तरह चला दी जैसे मैनेजमेंट साइकिल होता था, बट जो फ्रेश आइडियाज होते थे वो यूथ काउंसिल उनको देती थी।
तो सर ये एक चीज़ है कि जो वहाँ पे एक तो डिज़ाइंस तो हैं ही हैं खैर वो, लेकिन कलर्स ना आज लामा के पास जो कलर रेंज है, मतलब आपको जो आंखों में पसंद आने वाले कलर्स हैं ना, जो एक्चुअली यूथ और जेनजी और वो पहनना चाहती है, वो आपको लामा पे मिलते हैं। आउटफिटर्स पे डिज़ाइन अच्छे होंगे, हो सकता है फैब्रिक भी कहीं कहीं अच्छा हो, लेकिन वो कलर्स में अभी भी मार खा रहे हैं, या पता नहीं आप। नहीं, वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट सर बहुत वीक हो चुकी है अब उसकी। मैं तो ऑनेस्टली बात करूँगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पिछले 3 साल से मैंने, क्योंकि मैं उसका यूज़र रहा हूँ, तो उसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट काफ़ी वीक हो चुकी है। वो टोटली वेस्टर्न स्टाइल्स के ऊपर चला गया है, जो कि उसको पाकिस्तान के लोगों के लिए वो फिजिबल ही नहीं रहती। आप कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी टेस्ट के मुताबिक वेस्टर्न अपैरल नहीं बनाया, या क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसे ही कहना चाह रहा हूँ सर, सही कह रहे हैं सर। जब स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें उसकी ऐसी थी जो कि हमारे कल्चर को सूट भी कर रही थी और वेस्टर्न लुक भी आ रही थी उसके अंदर, फैब्रिक क्वालिटी भी कुछ ऐसी थी। लेकिन अभी कुछ 4-5 साल से, अच्छा आउटफिटर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक तो आउटफिटर ने बहुत अच्छी लोकेशंस ली मॉल्स के अंदर, बहुत बड़े बड़े स्टोर्स बना लिए। अब उन स्टोर्स को कवर करने के लिए आपको इन्वेंट्री भी चाहिए, क्योंकि मैं सप्लाई चेन से रिलेटेड हूँ तो मैं उसकी बात करूँगा। अब वो इतना फास्ट फैशन चेंज हो रहा होता है उसका कि वो इतनी इन्वेंट्री को वो जब सर्कल घुमाता है ना सर, उसको फौरी उसको सेल्स पे लेके आना पड़ जाता है। अगर वो सेल पे नहीं लेके आएगा ना तो वो उसको बिग लॉस हो जाएगा उसके अंदर। आप देखें कि आउटफिटर ने पाकिस्तान के अंदर ये वाहिद ब्रांड है जिसने स्टॉक क्लियरेंस की सेल लगाई है। 90% पे भी इसने प्रोडक्ट बेची है लोगों को, 90% पे भी। इसका फॉर्मुलेशन थी कि यार एक मेरी प्रोडक्ट अगर 30% पे फुल प्राइस सेल हो चुकी है ना, अब वो मुझे 50-70 पे भी बेचनी पड़ेगी ना, तो मैंने स्टॉक क्लियरेंस करनी ही करनी, मैंने इन्वेंट्री को कैरी नहीं करना, क्योंकि बहुत इन्वेंट्री है इसके पास। तो आप कह रहे हैं कि जो करंट सिनेरियो है इसमें उनकी फ्लोटिंग इन्वेंट्री का वॉल्यूम बहुत बड़ा हो गया सर, बहुत बड़ा हो गया, उससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा और फिर उसको अच्छा, ये मैं आपकी बात से बड़ा मुतासिर भी हूँ और मैंने पल्ले बांध भी लिया कि फ्लोटिंग इन्वेंट्री को किस तरह मैनेज करना है। राइट, तो उस रीज़न से लोग वेट करते हैं कि जी आउटफिटर ने तो सेल लगा ही देनी है, 1.5 महीने के बाद ले लेंगे, फिर सुकून से लेंगे। फुटफॉल भी इसका कम हुआ, जितने बड़े स्टोर हैं आप, अच्छा स्टोर को इतना डेकोरेट कर दिया गया वेस्टर्न स्टाइल्स पे कि लोग सिर्फ एक्सपीरियंस लेने चले जाते हैं इसके स्टोर के ऊपर। प्रोडक्ट तो बात की बात है कि वो खरीदे ना खरीदे, स्टोर इतने डेकोरेट हो चुके हैं कि यार आउटफिटर में चलते हैं, एक्सपीरियंस देखते हैं इनकी, यार विजुअल मर्चेंडाइजिंग कैसी है इनकी, ठीक है, ब्रांड्स के लोग भी विजिट करते हैं उसको, नो डाउट। अच्छा, मैंने बहुत अरसे से डेनिम मुझे अच्छी नहीं मिलती थी। पहले लिवाइस पहनता था, उससे पहले डॉकर पहनता था, फिर लिवाइस पे हुआ, डॉकर की चीनो और इसकी डेनिम, उसके बाद मुझे सूट किया स्टोन एज ने। यस, तीसरी यानी कि अब जाकर मुझे जो आउटफिटर की डेनिम फिट्स हैं, वो शायद मैं वही डैड्स टाइप पहनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, कंफर्टेबल हैं, लेकिन वही अगर यंगस्टर हैं तो पता नहीं उनके लिए क्या है। लेकिन मेरे लिए तो उसने डेनिम और डाइट जो ड्रिल होती है बहुत अच्छी बना रहा है, बहुत अच्छी। वो आपकी बात यामिन साहब मैं एंडोर्स करूँगा। उनका जो अब सेटअप है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। जो उनका भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जिसमें वहाँ पे आप ये कह लें कि वो एक फैक्ट्री नहीं है, वो 4 फैक्ट्रीज़ हैं बेसिकली। जितनी प्रोडक्ट लाइन है उतनी ही वो फैक्ट्रीज़ हैं, और वहाँ पे डेनिम का माशाल्लाह सेटअप जो है वो वाकई ही जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, और वो आपने अपनी प्रोडक्ट में फील किया बेसिकली। और वो आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ऐसा ही है। और कभी लिवाइस की हम कहते थे कि यार उसके साथ मुकाबला नहीं है आउटफिटर्स का, मतलब और जो मार्केट प्राइस है उसको भी कम्पीट करते हुए बहुत एक्सेप्टेबल प्राइस रेंज में दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और उसका जो असल में उसमें जो टेक्निकलिटीज़ है वो है आपकी वॉशिंग, डेनिम की वॉशिंग, और वॉशिंग का सेटअप जो है बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट है, नया है, ठीक है। और वो बड़ा एक्सपीरियंस लिया है ना, आउटसोर्स करते रहे हैं तकरीबन 10-15 साल, डिफरेंट वेंडर से उन्होंने अपनी जीन्स बनवाई है, तो काफ़ी कुछ सीखा उन्होंने, फिर उन्होंने अपना सेटअप स्टार्ट कर की क्वालिटी और पहले की क्वालिटी में ज़मीन। एक क्वेश्चन मैं यहाँ से पूछूंगा, आउटफिटर्स और आपने लामा का जो कंपैरिजन किया, क्वालिटी में कौन सा बेहतर है? देखिए अब इसकी क्वालिटी के ऊपर बात करेंगे। इसके जवाब के 2 पोर्शन होंगे, कोई भी एक देगा फिर मैं दूसरा दूंगा। अच्छा, आगिर भाई आपसे शुरू अभी जो ये डेनिम वाली बात चल रही थी ना, यामीन साहब ने कहा उनकी डेनिम बहुत ज़बरदस्त है। इसी में ना उनका एक जो डाउनफॉल कहना चाहिए, जो अनलाइकिंग उनकी शुरू हुई है यूथ के अंदर, उसका जवाब छुपा हुआ है। आज की यूथ डेनिम पहन नहीं रही है, आज की यूथ वो पहन रही है जो जमील साहब ने पहना हुआ है। यही है सर, आप देखें वो ऊपर से वो लामा में ये चीज़ मिलेगी आपको। आज भी डॉकर की पहनी हुई है सर, इसी वजह से देखें आप तो यंग है ना, आपको पता है, देखें लामा का जो फैब्रिक है ना सर, उसकी प्रोडक्ट का, अगर आप ज़ारा, लोग कहते हैं ना आउटफिटर ज़ारा को कॉपी किया और चला, अच्छा उसकी मेन रीज़न भी यही थी कि वो ज़ारा के फैशन ट्रेंड को फॉलो कर रहा था। अब वो ज़ारा के फैशन ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा सर, डिज़ाइन शायद वो फॉलो कर ले उसका, लेकिन वो फैब्रिक वो फॉलो नहीं कर रहा जो ज़ारा यूज़ कर रहा है। अभी इस वक्त जो ज़ारा का फैशन ट्रेंड है वो आपको टोटली लामा पे मिलेगा। वो जो फॉल प्रोडक्ट के अंदर, जो शर्ट्स के अंदर, जो पैंट्स के अंदर, वो आपको आउटफिटर पे देखने पे नहीं। डाउनफॉल ये है कि आउटफिटर ने ज़ारा को कॉपी करना बंद किया, लामा ने शुरू किया, लामा कामयाब हो गया।
सर देखिए, आप फैशन ट्रेंड दे रहे हैं ना लोगों को, लोग ज़ारा इंटरनेशनल ब्रांड है। अच्छा सर, यहाँ पे क्वेश्चन हम वापस आएंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है, इनकी क्वालिटी में क्या डिफरेंस है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसी कौन सी चीज़ है जो, ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं स्पेसिफिकली, या माइक्रो नीश की बात करें, जिसको ऑडियंस ने आउटफिटर को छोड़ के लामा से बाय करना शुरू कर दिया? अच्छा, मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा सर इसमें। आउटफिटर अपनी 80% प्रोडक्ट इन हाउस बनाना शुरू हो गया है, ठीक है। पहले वो क्या कह रहा था, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया हुआ था, जो लोग वेस्टर्न कल्चर की प्रोडक्ट बना रहे थे वहाँ से वो बाय कर रहा था, आउटसोर्स कर रहा था। अब वो इन हाउस आ गया, ठीक है। जब आप 80% इन हाउस आ जाएंगे ना चीज़ों को लेके, आपको रॉ मटेरियल इश्यूज़ भी आएंगे, आपको फैब्रिक इश्यूज़ भी आएंगे, आप वो क्वालिटी कभी भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, आपको सोर्सिंग में इश्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब लामा जो है वो बेसिकली वो आउटसोर्स कर रहा है, ठीक है। वो टर्की से प्रोडक्ट ले रहा है, वो चाइना से प्रोडक्ट ले रहा है। चाइना और टर्की की जो डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान की डेवलपमेंट से बहुत आगे है, ठीक है। ये भी मेन रीज़न है कि वो फैब्रिक वो फाइंड कर रहा है। जमील साहब, मेरा एक आपसे सवाल सर एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा, भूल जाएगी मुझे। जब आप आउटसोर्स कर रहे होते हैं ना उमर साहब, चीज़ आपने चीज़ ऑर्डर की, वो आपकी शेल्फ पे आ गई डिस्प्ले में, और जब आप सोर्सिंग करते हैं रॉ मटेरियल्स, वो 6 मंथ का उसका टेन्योर होता है। वो पहले आपके वेयर हाउसेज में आती है, फिर वो उस पर प्रोडक्ट डेवलप होती है, फिर वो प्रोडक्शन में आती हैं, फिर वो आपकी शेल्फ पे जाती हैं। तो ये जो टाइम डिले होता है ना फैशन का सर, ये बहुत मैटर करता है। अच्छा सर, इतने अरसे में हम रिटेल मार्केट को क्रिटिक भी करते हैं, कभी तारीफ भी करते हैं, कभी खूबियाँ खामियाँ सारी बयान बिल्कुल करते सर, हैं। ऐसे ये बताएं कि अगर आज आप आउटफिटर के मैनेजमेंट को कोई मशवरा देना चाहें किसी कैटेगरी के हवाले से, तो वो क्या मिसिंग कैटेगरी है आपके निगाह में? मुझे लगता है जमील साहब की अपनी लामा की बात हो जाती है। नहीं ऐसा नहीं है। देखें, मैं ये कहूँगा सबसे पहले कि वो इन्वेंट्री कंट्रोल करें। इतनी ज़्यादा कैटेगरीज में जाना और अपनी कैपेसिटी को वो लॉग ही नहीं कर रहे। एक कैजुअल शर्ट है तो उसके 200 डिज़ाइन लगे हुए, ज़रूरत नहीं है इतनी इन्वेंट्री डालने की शॉप के अंदर। स्टोर बड़े आपने बना लिए हैं, उसके अंदर कैटेगरी वाइज अपने डाटा को एनालिसिस करें कि हमारे पास क्या बिक रहा है, हमने लास्ट 5 ईयर्स में क्या बेचा है, हमने उसके अंदर हमारी ग्रोथ किस कैटेगरी में है, उस कैटेगरी में हमने जाना। कौन सी अनअटेंडेड देखें जी, शूज़ इतना फुटफॉल है उनके पास, इतना फुटफॉल है, 5% भी शूज़ नहीं है उनके पास। मेरा नहीं ख्याल कि 5% शूज होगा। नहीं है सर, नहीं है, ये कैटेगरी है ही नहीं। कैजुअल ब्रांड सर आप देखें, फाइनेंस बता सकता है। स्नीकर्स ज़्यादा है, 5% से ज़्यादा है शूज़। देखें यार मैंने 5 to 10% चले 5 to 10% ओवरऑल इन्वेंट्री का कैटेगरी मौजूद है वहाँ पे। नहीं, ये हम कह रहे हैं कि कैटेगरी मौजूद है, लेकिन जैसे ब्रांड ने ग्रो की, जैसे ब्रांड के स्केल्स ने ग्रो की स्टोर्स के अंदर, वो कैटेगरी आज से लॉन्च नहीं की हुई आउटफिटर ने। ये 10 साल 15 साल पहले भी शूज़ बेच रहे थे, ठीक है, लेकिन उस कैटेगरी को ग्रो नहीं कर पाए, उसकी मर्चेंडाइजिंग जमील साहब ये कह रहे हैं कि जितने बड़े साइज के साथ उनके स्टोर हैं, उसमें शूज़ का शेयर एज अ प्रोपोर्शन बहुत कम है। बहुत कम। सर लामा देखें, शूज़ में भी आपको बहुत ज़्यादा आगे ट्रेंडिंग डिज़ाइंस जो कि हम देख रहे होते हैं इंटरनेशनली ब्रांड्स के ऊपर, आपको जिमी चूपे इधर उधर नज़र आ रहे होते हैं, वही डिज़ाइंस आपको लामा। सर वो कंप्लीट पैकेज दे रहा है ना। मुझे अगर एक फॉल में ट्राउजर चाहिए और उसके नीचे मुझे एक स्नीकर चाहिए, तो मुझे वहीं से मिल जाएगा। यार ठीक है? देखें, लामा का और आउटफिटर का कंपटीशन इस सेंस में नहीं बन रहा, ठीक, कि ये फर्स्ट मूवर है और ये सेकंड मूवर है, इसने उस एडवांटेज लिया। आउटफिटर्स आज भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है सर, जो आप बता रहे हैं यार उसने इतनी रेंज डाली, वो एक्सपेरिमेंट बेसिस के ऊपर है। वो उसने एक ऑडियंस को मैच्योर करके मार्केट में फेंक दिया, उसको आगे भाई retain नहीं किया। एक्सपेरिमेंटल जो प्रोडक्ट होती है ना, वो आपका ओवरऑल शेयर का 10 से 15% होती है, ठीक है। ये भी मैंने आपको ज़्यादा बताई है, लेकिन अगर आप 50% ही एक्सपेरिमेंटल पे चले जाएं, तो फिर वो यही होगा जो 5 साल में हो रहा है। आउटफिटर के लोग, अगर इस मैनेजमेंट के लोग ये सुन रहे होंगे, तो उन्हें बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि ये हम क्या बात कर रहे हैं। इतनी एक्सपेरिमेंटल दिल साहब की खामोशी ना हमें बार-बार करवा रही है कि ये बात बिल्कुल ठीक की जा रही है। अच्छा, उसमें नहीं, मैं वेट कर रहा था इस चीज़ का, और मैंने कहा पहले बात कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में। सर इससे पहले आप कुछ कहें, मैं ये बात पे एग्री करूंगा। शूज़ मुझे भी समझ नहीं आया मैं उसी पे आने लगा। हाँ, वो जिस तरह से प्राइसेस रखी हुई है, और वो देखें, एक ना हर ब्रांड का एक कोर होता है, ठीक है। मैं मिसाल से अगर आपको कहूँ तो स्टाइलो में भी प्रेट पड़ा हुआ है, लेकिन कोर हमारा शूज़ है, प्रेट ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे स्टाइलो से भी प्रेड नहीं बिक रहा। मैं ये कह रहा हूँ, और सर, सुने, सर। और 17-18 साल से नहीं बिक रहा है, लेकिन हमने जिस दर उस कैटेगरी को रखना है, हमने वहाँ पे रखा हुआ है। मैं कोर की बात कर सर रहा हूँ। वो सर देखिए, ये यहाँ पे ना ये भी अब आप सर आने से पहले का कुछ नहीं कह सकता, आने के बाद कुछ हो रहा है, ये सर को भी पता है। अच्छा खैर, नहीं सर आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि एक बंदे की ना एक कोर कैटेगरी है। मैंने अभी जो सबसे स्टार्ट में विजन की बात की थी ना, तो वो हर जो ऊपर मैनेजमेंट बैठी है, जो उस बिजनेस को लेके जा रही है, उसने अपना विजन सेट किया हुआ कि क्या मैंने इसको फ्लरिश करना है। अच्छा सर, मेरा आपसे ही सवाल है, जी सर, कितने % होगा प्रेट आपकी सेल का? हमारा हाँ हमारा मेरा ख्याल है एक रीजनेबल परसेंटेज है।
यानी कि 2% से नीचे है। नहीं 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 नो 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 ये सियासी आंसर है, नजर ना लग जाए। चलिए मैं बताता हूँ, मैं आपको ये नहीं बताता कितना, मैं ये बताता हूँ अभी दुबई में हमने लॉन्च किया, सेकंड हाईएस्ट कैटेगरी हमारी प्रेड थी। वहाँ हो सकती है ना, पाकिस्तान की बात करें। पाकिस्तान में भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है सर, टॉप 5 कैटेगरीज में सर प्रेड है। सर मुझे एक बात बताएं ना, क्या आउटफिटर का जो शूज़ का सेगमेंट है या एथनिक में भी शूज़ का सेगमेंट है, क्या आप उसको स्टाइलो से कंपेयर कर सकते हैं? नेवर, क्योंकि उसका कोर वो है, उसका कोर वो है। इसी तरह अगर आप अपैरल ब्रांड के प्रेड को शूज़ ब्रांड के प्रेड से कंपेयर करेंगे तो वो मतलब एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन में नहीं हम कंपेयर करने वाले कोई नहीं है, नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं मैं बताता उसका हूँ। जवाब ये है। हमारी थॉट क्यों आ रही जी, है? जी। ये थॉट इसलिए आ रही है कि जब हम इंटरनेशनल ब्रांड्स को कभी कभार विजिट करते हैं मुल्क से बाहर, या उनकी वेबसाइट को देखते हैं, तो उन फैशन ब्रांड्स के पास ये शूज़ की कैटेगरी बड़ी सब्सटैंशियल नंबर में नज़र आती है। तो जब हम कहते हैं कि ये हमारा पाकिस्तानी ज़ारा है, तो फिर हमें वो कैटेगरी मिसिंग आ रही है। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब आप एक और चीज़ भी एक्सपीरियंस करेंगे ना, आपने ज़ारा में कभी वो रश नहीं देखा जो आपको आउटफिटर्स में मिलता है। आउटफिटर्स में लाइन लगी हुई मिलती है, ज़ारा में सेल्स के बावजूद आपको वो लाइन नहीं मिलती है, ठीक है। उसके पास एक कस्टमर आता है, बड़ा काम धीमा मिजाज, सारा कुछ वो देखता है, जो चीज़ उसने लेनी होती है उसको वहाँ से मिलती है, वो उठाता है, वहाँ पे अनवाइस कराता है, निकल जाता है। हमारे यहाँ पे जो जिस सेगमेंट को हम मार्केट कर रहे हैं और जो ज़ारा जिस सेगमेंट को मार्केट कर रहा है, उसमें और इसमें फ़र्क है। सर वो ऑडियंस का फ़र्क है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ऑडियंस का इशू नहीं है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हम नो देयर इज नो ऑडियंस भाई, पॉपुलेशन प्रेशर है। अच्छा एक मजे की हम आपस में बातचीत करते हैं, कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह, अब ये बताएं कि जब कभी आउटफिटर सेल लगाता था, नंबर 1 स्टोर कौन से शहर का होता था? नहीं जरा ये सबसे धमाका खेज खबर आने वाली है। फैसलाबाद। ले सुन ले जी फैसलाबाद का जिक्र है कहीं कि टॉप स्टोर होगा कहीं? जब आउटफिटर सेल लगाता था तो फैसलाबाद का स्टोर जो होता था वो पाकिस्तान में नंबर 1 होता था। इसी तरह गुल अहमद का अब इस वक्त सेल जब लगाते हैं तो नंबर 1 स्टोर कौन सा होगा? कोई अंदाजा है किसी को? कराची लकी वन। लकी वन उनका नंबर 1 है। तो इतनी बड़ी ये डायनामिक्स है कि इसको समझने के लिए हमें बाकी हमें बहुत कुछ चाहिए। जो सबसे बड़ा लैक है ना इस वक्त पाकिस्तानी फैशन रिटेल इंडस्ट्री में, कि हमारे ना मार्जिन इतने थिन हो गए हैं कि हम टेक्नोलॉजी पे ना इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे जितनी कि फॉरेन या यूरोपियन ब्रांड्स कर चुके हैं। मैं आज से 5-7 साल पहले जब एक एडवाइजरी रोल में था तो मैंने रिसर्च करने गया दिल भाई, पता चला कि 3-4 बिलियन डॉलर के तो ब्रांड यूरोप में रुलते फिर रहे हैं जिनके हमें नाम ही नहीं पता। उनमें से एक नेदरलैंड का ब्रांड निकला, वो वी के नाम से, WEV भाई, वो 3.5 बिलियन का ब्रांड था और मुझे कभी हमने किसी जगह ही नहीं सुना। इसी तरह मैं एक सवाल भी करता हूँ कि भाई H&M के बाद स्वीडन का कौन सा ब्रांड है? कोई फैशन ब्रांड जान में आता है? 5 बिलियन का एक और ब्रांड है जो उसके सेकंड बैठा हुआ नीचे। कभी कोई गूगल कर लें। सेकंड को तो कोई जानता ही नहीं है ना, हमेशा लोग फर्स्ट को ही जानते हैं, सेकंड आने वाले लेकिन को वो कभी नहीं लोग काम कर रहा होता है ना। ऐसे ही कह रहे हैं हम। देखिए ना, जिस तरह उसने कहा था, हायर ने कहा था कि लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड, भाई लार्जेस्ट तो सारे ही होते हैं। लेकिन सर जी आप मॉल्स विजिट करें, आउटफिटर लास्ट 2 ईयर से नॉर्मल सीजन लॉन्च करता है, उसका फुटफॉल नहीं होता सर, क्या रीज़न है इसका? अच्छा ये मुझे ऐसा लगता है कि जब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप हो रहा होगा या उसकी इन्वेस्टमेंट का फोकस या मैनेजमेंट का फोकस उस तरफ होगा, हो सकता है उनसे 1-2 सीज़न में इस तरह की ओवरलुक कर गए हों, और वो ओवरलुक नहीं होगा, वो डिलिबरेट एक्शन होगा। ये मेरा मानना है। लेकिन मैं उसके अगेंस्ट उनका एथनिक ब्रांड देखता हूँ तो वहाँ फुटफॉल अभी तक डाउन नहीं हुआ है। राइट सर एक और मेरा सवाल कि इस टाइम लॉन्च के ऊपर कौन से ब्रांड के ऊपर फुटफॉल आ रहा है? लॉन्च के ऊपर लाइक सीजनल लॉन्च की बात आप कह रहे हैं। सीजनल लॉन्च अगर आप अभी करें तो मेरे ख्याल से वेस्टर्न के अंदर तो लामा के ऊपर ही आ रहा है सबसे ज़्यादा। लामा सर, इस टाइम लॉन्च के ऊपर आपके पास कहीं भी वो जो पहले 5-7 साल पहले आप देखते थे ना यार, लॉन्च के ऊपर तबाहियाँ मचती थी। गुल अहमद की लॉन्च पे मैं आपको बताऊं, सुबह 8 बजे से लाइनें लग जाती थी, लेकिन ये 2012 तक। सर उस वक्त इतना कंपटीशन नहीं था हमें सब, अब बहुत वैरायटी आ चुकी है, हर रोज़ नया ब्रांड लॉन्च कर रहा है प्रोडक्ट, तो लोगों को इतनी पैनिक लोग नहीं हो रहे कि यार आज चीज़ नहीं लेंगे तो नेक्स्ट डे हमें मिलेगी नहीं। इतने ब्रांड्स आ गए हैं कि यार आज इस हफ्ते इसकी नहीं लेंगे तो चलें नेक्स्ट वीक हम किसी और की ले लेंगे। अच्छा फरीद, आप मुझे बताएं, इसका मतलब है कि जो फैशन अर्ली अडॉप्टर था वो सेगमेंट इस वक्त बिल्कुल मिनिमम लेवल पे चला गया, ये इतने ब्रांड्स बनने की वजह से। अभी तक तो ऐसे लग रहा है जिस तरह अभी आपने बताया अपने डेनिम वाली,
जिस तरह अभी आपने बताया कि मैं डेनिम पहनता था और अभी मुझे आउटफिटर्स की नहीं पसंद आ रही, और या सॉरी जिस तरह मेरा पसंद आ रही है भाई, जिस तरह क्यों मकान से ताल्लुकात खराब मेरा करेंगे? एज साइज जा रहा है और वो डेनिम अब वो आपको उनकी पसंद आ रही है, तो मेरे ख्याल से जिस तरह से टाइम ग्रो कर रही है, ब्रांड्स आ रहे हैं, तो आई थिंक सो कि मिनिमम हो रहा है इफेक्ट। इसका मतलब है कि जो अर्ली फैशन अडॉप्टर हैं वो सेगमेंट, लेकिन अब लामा ने आपके सामने है तो इसका मतलब वो मूव होकर डिजाइनर पे चले जाएगा। सर इम्पैक्ट तो इस है। टाइम देखें जो आपका एक ट्रांजिशनल टाइम चल रहा है ना, वो आपकी जो बाइंग कैपेसिटी है ना, या जो वो बाइंग हैंड है, वो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। आपके जो जेंजी वाली है, इनके पास बाइंग पावर भी बिल्डअप हो रही है, इनको क्या बाय करना है। हमारी एज के जो लोग हैं, अब हमारी वो बाइंग मोड और वो वाली सारी चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, और हम जो फैशन बाइंग है वो चीज़ें हमारी थोड़ी सी कम होती जा रही हैं। ठीक है, तो अब उनको क्या चाहिए, उस ऑडियंस को क्या चाहिए जिसके हाथ में इस टाइम पैसा है, जिसने वो उस पैसे को खर्चना है। ठीक है, उनके लिए क्या चीज़ें आ रही हैं, अब उनके लिए सर न्यू ब्रांड्स आ रही हैं जो कि उनकी मर्जी के, उनकी पसंद की चीज़ों को लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा, डिसीजन पावर अभी आपके पास है, लेकिन चॉइस तो है ना उनके पास। अच्छा, 2017 में मैं एक फिजिबिलिटी का, इंटरनेशनल ब्रांड की फिजिबिलिटी का पार्ट रहा हूँ, यूनिक्लो का, जिसने पाकिस्तान मार्केट को कहा था कि फिजिबिलिटी बनाए, तो मैं उसके एक सेगमेंट का पार्टनर था, और वो कतर का जो फ्रेंचाइजी था वो मास्टर फ्रेंचाइजी था, और वो उसने पाकिस्तान के लिए अप्रूवल ली थी कि पाकिस्तान में आना है। तो मुझे वहाँ पता चला कि वो तो अपने आप को फैशन ब्रांड ही नहीं कहते, वो तो कहते हैं हम तो टेक्नोलॉजी कंपनी है, वी आर द क्रिएटर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स। तो अब एक कंपनी है जो अपने आप को फैशन कंपनी नहीं कह रही, और फैशन में कहाँ से कहाँ चली गई वो। खैर सर, जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्रिएटिविटी है, वो जो जमील साहब शुरू में कह रहे थे कि जो फैब्रिकेशन में क्रिएटिविटी है, वो पाकिस्तानी ब्रांड्स लैक कर रहे हैं। सर देखे ना, जिस टाइम ये आउटफिटर आया था उस टाइम उन्होंने भी तो गैप देखा, और वो बहुत बड़ा आगे गैप था, उन्होंने कवर किया। हाँ। अब वो कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, जो न्यू ब्रांड्स आ रहे हैं वो उस चीज़ को कवर कर रहे हैं। यार मैं देखिए, प्राइस कंट्रोल के चक्करों में ना इन हाउस प्रोडक्शन को ले जाना अपने ब्रांड की 80%, मैं ये समझता हूँ यहाँ वो फ्लो कर रही है। मुझे भी ये लगता है, क्योंकि उसकी रीज़न ये देखो, अब लामा जो है ना वो लेके आ रहा है वही चीज़ जो कि चेंज हो रही है, और ज़ारा की भी जो सबसे बड़ी सक्सेस की रीज़न है ना वो यही है कि वो दिनों में, बल्कि शायद कहीं कहीं तो घंटों में फैशन जो चेंज हो रहा है वो प्रोडक्ट ना सिर्फ बनाते हैं बल्कि वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं हर जगह पे। अच्छा, तो यहाँ ये पे जमील साहब का पॉइंट बड़ा वैलिड है कि जो आप चीज़ आउटसोर्स करते हैं वो इन अ डेज आपको शेल्फ पे नजर आती है, और अगर आप वो खुद प्रोडक्शन में चले जाए तो 6 मंथ का टाइम पीरियड है। डेफिनेटली। अब देखो, जो उन्होंने रॉ मटेरियल आपका एक खरीदा season हुआ गुजर जाता है, है। चाहे उनको पता है अभी फैशन अब इस चीज़ का है या नहीं है, निकल गया, अब वो तो मजबूर है बनाने के लिए। और हैदर भाई, यहाँ पे एक और चीज़ है, जो आज से 10 साल 15 साल पहले आउटफिटर की कामयाबी का राज था ना, आज वही उनकी नाकामी का राज भी बन सकता है। उसकी रीज़न ये है कि वो जो अपनी प्रोडक्ट और प्राइस कंट्रोल के चक्करों में लग गए हैं ना, कि यार हमने मार्केट को टक्कर देनी है, प्राइस में हमने जो है ना कस्टमर को रिलैक्सेशन देनी असल है। में जो चाइना की जो प्रोडक्शन का मॉडल ये है, जो एक्चुअल जो शूज़ में अप्लाई होता है, शूज़ की सप्लाई चेन में, मैं मतलब रिटेल की तरफ से मैं रहा हूँ, सप्लाई चेन में तो नहीं रहा, लेकिन हमें वेंडर्स की तरफ से मॉक शॉप में वो डिस्प्ले आता था, उसमें वो सिलेक्शन करते थे कि कमिंग सीजन में हमने कौन से, तो आपके साथ आपके 50 वेंडर शामिल होते हैं R&D और फैशन के लिए, जब आप आउटसोर्स कर रहे हैं, जब आउटसोर्स करते हैं। सर एक और चीज़ भी है ना, अब जैसे आपने कहा कि वो इन हाउस ले गए, कॉस्ट कटिंग, हो सकता है कि कॉस्ट कटिंग या सस्ती प्रोडक्ट कस्टमर को चाहिए ही नहीं, कस्टमर हायर प्राइस पे करे लेकिन अच्छी प्रोडक्ट अच्छी उसके लिए। लामा में सर यही हो रहा है। एक यही बहुत ना अच्छी केस स्टडी है टाको बेल की। टाको बेल ने अपने रेस्टोरेंट्स खोले अक्रॉस USA, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे, तो उन्होंने फिर एक ना स्टडी करवाई कि यार हम हर चीज़ दे रहे हैं, हर फैसिलिटी कस्टमर को दे रहे हैं, लेकिन क्यों हम सक्सेस नहीं हो पा रहे। तो सर उन्होंने जब स्टडी करवाई तो पता चला कि जो चीज़ वो ऑफर कर रहे थे, बड़े रेस्टोरेंट ये वो सब कस्टमर को चाहिए नहीं। कस्टमर ने उनसे 3 चीज़ें डिमांड की कि यार मुझे एक तो खाना जल्दी मिल जाए, दूसरा मुझे खाना गर्म मिल जाए, तीसरा ये कि मुझे सस्ता खाना मिल रहा हो। तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो एक तो स्टोर्स थे वो छोटे करने शुरू किए, थोड़ा सा उसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो उन्होंने वो चीज़ें जो उनके बिजनेस ड्राइवर्स थे एक्चुअली, जो कस्टमर को चाहिए थे, वो देने शुरू किए, और जिन चीज़ों पे वो एक्स्ट्रा पैसा लगा रहे थे, जो उनको लगता था कि हाँ यार ये कस्टमर के हमारे ड्राइवर्स हैं, वो उन्होंने ख़त्म कर दिए। आज देखें वो सक्सेस स्टोरी है, पूरे अक्रॉस द US आपको टाको बेल नज़र आता है। तो यहाँ पे ना ब्रांड्स अक्सर ये करते हैं कि यार अपने उसके चक्कर में वो स्टडीज़ नहीं करवाते, अपने कस्टमर को जानते चक्कर में अपने फायदे के चक्कर में। अपना फायदा क्या है, वही पहले कहा था अपने चक्कर में। अच्छा, एक और चीज़ है सर, फायदे के चक्कर में नहीं। यामिन साहब देखिए, आउटफिटर ने एक ऐसा इमेज सेट कर लिया हुआ मार्केट में कि छोटा स्टोर तो डालना ही नहीं है हमने। इन्वेंट्री लेवल ही इतना बढ़ चुका हुआ है कि वो अगर शॉप को देखते हैं ना तो उनको 5000 स्क्वायर फुट का स्टोर चाहिए मिनिमम। अच्छा, जब वो किसी छोटे शहर में स्टोर खोलते हैं इस लेवल का, वो भी उनके लिए वो बाले जान बन जाता है।
अच्छा मैं ना ठीक है, वहाँ इसमें- फुटफॉल नहीं है। आप जी, complete श्योर, करें सर। आप करें बात। अच्छा मैं ना ये जो भी बात हो रही है आप भी प्रोडक्शन के हवाले से ही बात कर रहे हैं और मैंने भी जिक्र किया कि जो उन्होंने प्रोडक्शन फैसिलिटी अपनी उसको बेसिकली हम वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन अगेन बात वही आ जाती है कि उन्होंने क्या सोचा, ठीक है। अच्छा अब देखें जो उनके पास वर्टिकल इंटीग्रेशन की प्रोडक्शन फैसिलिटी उन्होंने बनाई है अपनी प्रोडक्ट के लिए, वो सिर्फ अपनी प्रोडक्ट के लिए नहीं बनाई, उन्होंने एक्सपोर्ट के लिए export बनाई। के मेरा ख्याल अगर मैं रफली कहूँ कि अगर आउटफिटर्स को वहाँ से प्रोडक्शन 20% मिलती है तो 80% वो जो फैसिलिटी खड़ी हुई है वो एक्सपोर्ट के लिए खड़ी हुई है, ठीक है। तो वो एक नया वेंचर है बेसिकली। जी वर्टिकल में जो आइडियल जो रेशो है, अगर इस एक्सपोर्ट स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन है, अगर इसका 40% वो एक्सपोर्ट कर दें तो हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी बन सकते हो। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो और वो अभी तो कह लें कि 4 साल भी नहीं हुए मेरे ख्याल में उसको, ये जितने भी अभी बड़ा न्यूली है, मतलब ये इतना बड़ा सेटअप मतलब। अच्छा, इससे सर एक और जी, चीज़ जी। प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग सेटअप से रिलेटेड हूँ। जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, तो आपकी टूलिंग का जो टेस्ट डेवलप होता है ना, वो अपने कस्टमर जैसा हो जाता है। अब मे भी वो मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मे भी वो यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहे नहीं हैं। ऐसा नहीं है, थोड़ी सी आपको हम अपडेट दे दें। चलें, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं ऐसा सर। नहीं हो सकता, ये अपडेट यहीं पे होगी। सर बात तो सुने क्या कहते हैं? नहीं ना यार, अपडेशन आज जरूर बहुत जोर से आ गई है। श्योर, वो जो 40% एक्सपोर्ट है, जो मेरा मानना है कि वो अपनी ही प्रोडक्ट अपने ही ब्रांड की एक्सपेंशन के लिए प्रोडक्शन करेंगे। जी फाइनेंस तुम्हें बताएगा बिल्कुल ऐसे ही है। सेम प्रोडक्ट वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सेम अपनी रिटेल में बेच रहे हैं, ऐसा नहीं जो होता। वहाँ की ज़रूरत होगी मेरा वहाँ के नहीं ख्याल, मुताबिक। सर ऐसा नहीं हो सकता। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं ना, कोई भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी अपना टेस्ट किसी और को नहीं बेचती सर। आपका जो क्लाइंट है जिसको आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसका अपना टेस्ट है, ठीक है। वो अब पाकिस्तान में वो अपने स्टोर अब्रॉड ले जाने देखिए के यामिन प्लान साहब पे की बात को आगे लेके चले ना, वो export एक की अलग चीज़ है हाँ जी, सर। वो एक अलग चीज़ है कि यही अपने कर रहे हैं। अपने दोनों ही स्टोर नहीं, exports फिर हैं। आपकी बात को हम नहीं, करते हैं नहीं। सेकंड के, अगर वो अपने स्टोर की एक्सपेंशन कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ है नहीं, सर। दोनों ही चीज़ें हैं, दोनों ही अगर देखें। देखें एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना सर, एक्सपोर्ट में मेरा टेस्ट कुछ और है, आउटफिटर का टेस्ट कुछ और है। आपके पास मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, आपके पास मशीनरी है, मैं आपसे CMT करवाऊंगा अपने टेस्ट के मुताबिक। मैं आउटफिटर को ये नहीं कहूँगा कि तुमने ये शर्ट लॉन्च किया है तो मुझे भी यही दे दो, मेरे नाम की ब्रांडिंग कर दो ना। एक्सपोर्ट में जो कस्टमर होता है ना, उसके वॉल्यूम बड़े ज़्यादा होते हैं, वो 500 शर्ट उसने नहीं परचेज करनी कि तुमने ये टूलिंग बनाई है तो मुझे भी यही वाली शर्ट दो। देखिए मैं इसको ऐसा नहीं होता। थोड़ा तजमील से एलेबोरेट करते जी, हैं। जी। एक्सपोर्ट की अगर डेफिनेशन देखें तो एक्सपोर्ट की डेफिनेशन ये है कि जो पाकिस्तान से बाहर चीज़ आ रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। जी, जी। ठीक है। और अगर अपने पहले network पे जा रही है, तो भी दैट इज आल्सो export। कॉल्ड एक्सपोर्ट। जी, जी। अच्छा अभी एक्सपोर्ट की डेफिनेशन से तो हमें जाहिर हुआ कि जो चीज़ पाकिस्तान से ब्रॉड जाएगी वो एक्सपोर्ट है, Right। ठीक है। अब यामीन साहब ने जो कहा और जो आपने कहा वो दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक हैं। और जहाँ तक वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने ऑर्गेनिक नेटवर्क को बढ़ा के, वो है एथनिक बेसिकली, ठीक है, जिसमें जिसमें उनकी बड़ी मतलब यहाँ पे डिज़ाइन हाउस भी है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और उनका बड़ा मतलब पाकिस्तान में भी एक पूरा नेटवर्क है और सारी चीज़ें हैं, नो डाउट लीडर है, या आप कह लें कि पाकिस्तान के लार्जेस्ट ब्रांड में से एक ब्रांड है एथनिक। और दूसरा जो बात की आपने जिसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो डेफिनेटली अगर डेनम है और वो आउटफिटर्स में है तो आउटफिटर्स का नेटवर्क तो बाहर नहीं गया, ठीक है। अच्छा अब वो अगर वो यहाँ पे पूरी फैक्ट्री खड़ी है ना, डेनम की भी पूरी फैक्ट्री है, निट की भी पूरी फैक्ट्री है, जिस फैक्ट्री की बात कर रहे हैं आउटफिटर्स की हम, ठीक है। तो वहाँ पे वो अपनी तो प्रोडक्शन लेंगे, लेकिन वहाँ पे वो कस्टमर आएगा, लिवाइज आएगा, कोई और आएगा, ठीक है, जो अपने लिए डेनम बनवाएगा, अपने लिए और प्रोडक्ट बनवाएगा। वो जो दूसरी एक्सपोर्ट की आप बात कर रहे हैं वो ये है, ठीक है। और डेफिनेटली वो जो वहाँ पे अभी सेटअप बना है, उसने ये वाली एक्सपोर्ट करनी है, कर रहे हैं, हो रही है और होनी है। और उस सेटअप ने मतलब अभी जो है वो ग्रो करेगा, ग्रो करना है माशाल्लाह काफ़ी। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो वही हैं। ये जो विजन सर है, लॉन्ग टर्म इसमें विजन आप है सही कह रहे हैं, बेसिकली। लेकिन इसमें सम टाइम ये होता है अटेंशन डाइवर्ट हो जाती हैं आपकी। आप फोकस कर रहे होते हैं प्रोडक्शंस को, आप रिटेल को छोड़ देते हैं पीछे, उसकी सीजन प्लानिंग आपसे लेक हो जाती है, क्योंकि चीज़ें इन हाउस बन रही हैं, तो वहाँ आप बर्दाश्त कर जाते हैं कि चलो यार अपनी फैक्ट्री में ही बन रही है तो हम इसको थोड़ा सा अच्छा सर, क्लियर कर लेते सर हैं। गुफ्तगू को हम नेक्स्ट वापस अगले उसके ऊपर आ जाएं। 2013 में बनाया एथनिक, पहला सवाल है क्यों आउटडोर सही यामिन चल रहा साहब था? बताएंगे। इनिशिएट हो गया था 2013 में इनिशिएट हो गया। सर एकदम वेस्टर्न वेयर से ईस्टर्न वेयर, और बुरा नहीं किया, अच्छा किया, बहुत ज़्यादा अच्छा किया, लेकिन सर एकदम से ये शिफ्ट ये समझ नहीं आया, तो क्या वो सोच गलत थी मतलब या ये हम- अपॉर्चुनिटी एक और नजर आई? अच्छा नहीं देखिए, इनिशिएट इसलिए कर दिया था कि जो पाकिस्तानी वुमेन है ना, वो उस वक्त वेस्टर्न वेयर की एक्सेप्टेबिलिटी सोसाइटी में इतनी ज़ोर से या इतनी अच्छी नहीं थी, और उस वक्त की खातून जो थी ना, वो वेस्टर्न वेयर को कैरी भी नहीं कर पा रही थी। माशरती मसाइल काफ़ी ज़्यादा थे और इस तरह के मसाइल थे, तो वो नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने देखा कि जो फ्लरिशिंग
कैटेगरी है वो क्या हो सकती है, ईस्टर्न ही थी तो शुरू कर दी, लेकिन वो बहुत ही इनिशियल स्टेज पे उन्होंने 2013 में शुरू किए थे। तो 2015 में आकर फिर मैंने उसको रीशेप किया, उसके स्टोर्स बढ़ाए, उसकी कैटेगरीज को डिवाइड किया। जो मेजर स्ट्रेटजी शिफ्ट आया वो 15 के बाद आया, लेकिन 2013 में इनिशिएट हो गया था। अदिल साहब सेम, अदिल साहब से भी देखिए ना, बात वही है जैसे पहले हमने कहा जी 2003 में आउटफिटर्स लॉन्च हुआ तो क्यों हुआ, वहाँ पे एक गैप मौजूद था मार्केट में। इसी तरह अगर हम 2013 की बात करें कि वहाँ पे जाके एथनिक क्यों लॉन्च हुआ, तो डेफिनेटली मार्केट में एक गैप मौजूद था जिसका यामीन साहब ने भी जिक्र किया और डेफिनेटली हमें नज़र भी आया, उसकी सेल्स भी नज़र आई, टॉप लाइन भी नज़र आई, बॉटम लाइन भी नज़र आई, सारी चीज़ें नज़र आई, ठीक है। और उसकी ग्रोथ भी देखी, इंटरनेशनल लेवल पर चली गई वो सारी चीज़। तो वहाँ पे एक ह्यूज पोटेंशियल तो मौजूद था, तो उसको उन्होंने वही मार्केट रिसर्च उसको पोटेंशियल को जो है वो उसी राइट टाइम के ऊपर जो है वो उसको इनकैश करना, वो सारी चीज़ें। तो वो एक हैदर भाई वाली बात है कि अच्छा कदम सही राइट टाइम पे लिया उन्होंने भी। सर वो बहुत राइट आई थिंक स्टेप था कि यार अगर हम 2015 से ही उसको काउंट करना शुरू करें तो 2025 तक वो आपका टॉप 5 या टॉप 6 ब्रांड पाकिस्तान का बन गया। प्रेट में नंबर 1 है वो, ठीक है, प्रेट में नंबर 1, प्रेट में नंबर 1 है। प्रेट में इतनी बड़ी सेल पाकिस्तान में किसी ब्रांड की भी नहीं है, ओवरऑल लोगों की है इतनी, सफायर की प्रेट में नहीं है। नहीं जी मैं बड़े कंफर्म हूँ, अब नंबर नहीं बता सकते तो मजबूरी है, लेकिन प्रेट में एथनिक नंबर 1 सर ब्रांड जी है। सवाल था कि सर क्यों वो एक लॉन्च सीजन किया? में गया होगा शायद। उमर भाई Still, sir. हमारी बात हो रही थी कि ये सर, ये एथनिक ऑडियंस पे तीन लॉन्च क्यों साल किया से वो गया? नंबर 1 है। ऑडियंस पे छोड़ 3 देते साल हैं, ऑडियंस पे छोड़ देते 3 हैं। साल से प्रेट की सेल्स में एथनिक नंबर 1 है। अच्छा, आपके ये सवाल दोबारा था ना लड़ाई कि हो ये गया। क्यों लॉन्च किया गया? देखिए जी सर, जी, जब आउटफिटर आया उसके कंपेटिटर इतने ज़्यादा नहीं थे। जब 2013 की बात हो रही है उस वक्त ब्रेकआउट आ चुका था, फोकस आ चुका था, स्टोन एज था उस वक्त अपनी पीक टाइम में, Sure. ठीक है। तो उसके कंपटीटर पैदा हो चुके थे जो सेल्स को डिवाइड कर रहे थे दूसरे ब्रांड्स में, तब आउटफिटर को जरूरत पड़ी अच्छा, एक और मैं ब्रांड। कामरान साहब मैं ये समझता हूँ। कामरान साहब की जो डायरेक्ट मेरे साथ कॉन्वर्जेशन थी वो मैं बताता हूँ आपको, वो बड़ी मज़ेदार थी और वो जो इन्होंने बात की उन्होंने सेंस करी। 2015 ही में उन्होंने मुझसे शेयरिंग की कि मैंने उससे कहा जी क्या वीकनेस, थ्रेट वगैरह जो सॉर्ट की चीज़ें होती हैं हमने बात की, तो मैंने कहा आपको किस चीज़ से क्या नज़र आता है? तो उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल वेस्टर्न ब्रांड आ गया तो आई फील रियली थ्रेट, क्योंकि जो उनके MOQ हैं, जो उनकी स्टाइलिंग है या कलर हैं या प्राइसेस हैं, उनको बीट करना पाकिस्तानी ब्रांड के लिए मुमकिन नहीं है। उसका एक छोटा सा ट्रायल आया था पाकिस्तान में, वो कौन सा ब्रांड आया था याद है कुछ? डीजल डिफेक्टो, टर्किश का। ये LCYK की उनका नंबर 1 है और नंबर 2 उनका डिफेक्टो है। तो वो आया और वो मिजरेबली फेल हो गया, जबकि क्वालिटी में वो उस वक्त बेटर था आउटफिटर से, प्राइस में लेसर था, क्योंकि उस ब्रांड में कंपटीशन के लिए जितने भी एलिमेंट थे पूरे, तो उन्होंने कहा था कि हम इनकी बेस प्राइस को हिट करेंगे, लेकिन वो पाकिस्तानी ऑपरेशनल इश्यूज में फंस गया और वो वाइंड अप हो गया। अदरवाइज वो ब्रांड था जिसने आउटफिटर को रियल कंपटीशन देना था, और ये कामरान साहब के अपने अल्फाज हैं। सर एक मैं वापस आऊँगा ज़रा केस स्टडी की तरफ, बैठक कहानी की तरफ। तो कुछ नंबर्स शेयर करूँगा, कहीं गलत हो तो आप लोगों ने बता देना। ये सारा रिसर्च एबल मटेरियल है और इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो उसको हम थोड़ा सा करेंगे। ग्लोबल रैंक देखें तो सर 22,000 इस वक्त आता है। पाकिस्तानी रैंक अगर देखें तो टॉप 5 फैशन ब्रांड्स के अंदर इस वक्त आउटफिटर आ रहा है। एस्टिमेटेड अगर मंथली विजिट देखें तो अराउंड कोई 1.2 मिलियन तक कंबाइंड है ऑल डिवाइसेस के वेबसाइट के ऊपर। बाउंस रेट अराउंड कोई 45% है पर पेज। एक कस्टमर जो पेज विजिट कर रहा है वो तकरीबन 4 पेजेस हैं। कन्वर्जन रेट होगा कहीं 2% के आसपास। और अगर हम बास्केट साइज़ देखें 3.5 से 6.5 हज़ार के करीब के दरमियान आ रही है। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो सालाना कोई 3.5 लाख ऑर्डर तक जो है आउटफिटर इस वक्त कर रहा है। आगे आप खुद समझदार हैं। अच्छा, ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट ट्रैफिक है कोई 32% शेयर पे। ऑर्गेनिक सर्च से जो आ रही है वो 28% है। सोशल मीडिया 22%, यानी उसमें फेसबुक का 67% शेयर है, इंस्टाग्राम 15% एंड देन टिकटॉक वो तकरीबन 3% और स्टिल ग्रोइंग है। रेफरल 10% एंड पेड सर्च जो है वो तकरीबन 8% है। टारगेट ऑडियंस की बात करें तो सर जेंडर स्प्लिट हो रहा है। 58% सर मेल ऑडियंस है और 41% फीमेल ऑडियंस है। 25 से 34 का जो एज ग्रुप है ये इनका कोर है। अच्छा, 41 में से भी ना वो मॉम्स भी हैं उसमें, Exactly. जो किड्स लेती हैं। सही, तो एक ये भी है उनका जूनियर। हाँ जूनियर। अच्छा, लामा को इसके ऊपर एज जो है ना वो फीमेल वर्जन ने ज़्यादा दिया था। बिल्कुल।
तो वो फैशन भी जरा ना, वो मैं कहूँगा कि वाकई वो ऐसा वेस्टर्न वेयर है जो वो पहनना चाह रही है। सर मुझे वैसे जो एक लगता है ना, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है मैं गलत हूँ, जब आउटफिटर ने स्टार्ट किया ना तो उस वक्त जेन ज़ी उभर रही थी, ठीक है, जेन ज़ी के अंदर हाँ वो था, वो रुझान था, जिस तरह अभी जेन अल्फा है ना, तो वो उस टाइम पे शायद उनको वैसा रिस्पॉन्स, जिस तरह लामा को अभी एक्सेप्टेबिलिटी मिल गई है ना, तो वो फर्स्ट मूवर जाके उन्होंने वो मार्केट तो सेट कर दी। देखिए उस वक्त मैं बताऊं, फीमेल के लिए डेनिम पहन के मार्केट में जाना एक जहाज था। सर फीमेल को हम साइड में करते हैं, मेल के लिए तो नहीं 41% वही है ना। लेकिन मेरी बात सुनिएगा यार हैदर भाई उस टाइम सॉरी यार एक मैन्युफैक्चरर ये चाहता है कि कुछ और हो जाए। सर एक मिनट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आउटफिटर ने जब लॉन्च किया तो जेन जी की पॉकेट्स नहीं थी, आज जेन जी की पॉकेट्स हैं, और जेन जी परवाह नहीं करती कि वो 5,000 का या 10,000 का है। वो जो बेस सेट की ना, पौधा लगाया ना आउटफिटर ने, आज लामा उसका फल खा रहा है, क्योंकि आज जेन जी की पॉकेट्स हैं। ये जिस टाइम पे उनको फैशन ग्रो करना था ना, उस टाइम पे सर 120 स्टोर करके अभी आप समझ रहे हैं कि उसने फल नहीं खाया। सर खाया है सर बहुत अरसा खा लिया सर। आप लामा के कितने स्टोर हैं? 6 हैं अभी सर। 6 स्टोर वर्सेस 7 कर ले, चले 7 कर ले और ई कॉमर्स में ला ले, ठीक है। तो आपको लगता है कि वो आउटफिटर को टक्कर दे रहा है नंबर्स में? हाफ पे आ गया सर कितने अरसे में आया? विद इन 4 ईयर। 20 साल हो गए आउटफिटर को। मैं ये 4 साल आप समझ रहे सर, जेन जी की उस वक्त पॉकेट नहीं थी, आज जेन जी की पॉकेट है। सर हम आपकी बात पे एग्री कर रहे हैं, ये नंबर मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ। अच्छा अब सर हम आपकी बात पे एग्री कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, एक ऑडियंस को बिल्ड किया बचपन से लेके उसके जवान होने तक, उसको पाला पोसा आउटफिटर ने, और जिस टाइम उसने वो बच्चा कमाऊ वो तो हो गया, वो कमाई सारी दे रहे लामा को। अच्छा ये मिसालें और भी सेक्टर में पाकिस्तान के, मसलन पंजाब कॉलेज ने क्या किया, दर्जनों पंजाब कॉलेज खोल दिए, इतनी बड़ी निकाली, फिर उसको ख्याल आया कि ओहो ये तो मैं वही गलती कर रहा हूँ जो सिटी ऑफ बीकन ने किया था कि उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। उसने इन दोनों से पहले यूसीपी खड़ी करके छा गया कि पहले नर्सरी बनाई, नर्सरी के बाद उसके फाइनल प्रोडक्ट ले आया। एग्जैक्टली यहाँ भी जो प्रॉब्लम इस वक्त हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि जो कस्टमर की नर्सरी थी ना, वो आउटफिटर ने बनाई थी। अब उसकी, क्योंकि अब जेंजी एम्पावर्ड है, जिस ज़माने में ये आया था उस वक्त फीमेल बाइंग में या वेस्टर्न बाइंग में सॉरी इतनी एम्पावर्ड नहीं थी। सर नर्सरी की बात हो रही है तो ये भी बता दें आजकल नर्सरी कौन है? अल्फा जो अगली वो जो जनरेशन है उसके नर्सरी कौन है? ताकि अच्छा, जो नर्सरियां हैं वो अभी से फिर उसके ऊपर सोचना शुरू कर दें ना। यहाँ पे जो आउटफिटर या एथनिक की मैनेजमेंट क्या कर रही है, हमें जो लगता है, खैर अब एथनिक के बाद सारा इंटरेस्ट एथनिक के ऊपर, ठीक है कि यार उसको 5 साल में 7 साल में हमने नंबर 1 बनाना है। आउटफिटर को छोड़ दिया, यार ये प्रिंट हो रहा है, इसमें नीला कर दो पीला कर दो, ठीक है, कोई डिजाइनिंग नहीं, कोई वो नहीं, बस नंबर पूरा करने के लिए जो इतना बड़ा स्टोर बना लिया, स्टोर भरने के लिए आप माल बना रहे एक हो। सवाल है यहाँ पे, इनकी हाइपोथेसिस सही होती जा रही है। आउटफिटर ने ये 20 साल में 3 बार लोगो क्यों चेंज किया अपना? एक ही ओनर। बताएं, जवाब दें सर। आप लोगों से मेरे सवाल पास है। सुनो, मेरे क्यों? पास काउंटर क्वेश्चन ये है कि पेप्सी ने कितनी दफा चेंज किया। आई वाज द पार्ट ऑफ द पेप्सी बिफोर आउटफिटर्स। क्वेश्चन घुमा रहे हैं आप। नहीं जवाब नहीं नहीं दे मैं अगर उसका मुझे जवाब मिल जाए तो मैं Visioning है आउटफिटर्स ना, का भी actually। जवाब देना Transformation मैं होती है। दे सकूंगा ना। सर पेप्सी, मुझे लग रहा है कि आउटफिटर का रेप्लिका इतना बिकना शुरू हो गया था तो उसने अपना लोगो सर जनरेशन शिफ्ट है, मेरा ख्याल है जनरेशन शिफ्ट है, जनरेशन शिफ्ट के साथ साथ उसने किया। लेकिन सर अच्छा इनका सवाल जरा इस जुमरे में देखें कि आउटफिटर के साथ जो डिफरेंट अदर ब्रांड्स हैं उन्होंने कितनी दफा किया और आउटफिटर ने कितनी दफा किया। मैंने कहा कि ये देखिए ना, हर मैनेजमेंट की अपनी सोच है, स्ट्रेटजी है। बेसिकली जब मैं पेप्सी में था तो जो पेप्सी में जब मैंने ज्वाइन करना था ना आउटफिटर्स, तो वो लोगो आया था जो पेप्सी का सबसे पहला लोगो था, ठीक है। अब उसके पीछे क्या रीज़न है, या अभी पिछले दिनों में जो चल रहा है या मेरे ख्याल में आज भी चल रहा है, वो पहला लोगो था, रिवर्स किया उन्होंने, बिल्कुल ऐसे ही है। कोक ने भी अपना रिवर्स किया। एक्चुअली साइलेंट मैसेज होता है, मैं बताऊं जो इंटरनेशनल लोगो चेंज होते हैं ना, वो साइलेंट मैसेज होता है। सबसे बड़ी मिसाल है जो मैंने अब तक पढ़ी थी, वो लोगो चेंज होने में जो सबसे बड़ी एग्जांपल आई थी, वो आई थी यूनिलीवर के लोगों की चेंज की। जब उन्होंने अपना यू चेंज किया था तो अगर आप उसमें ढूंढें उसमें पाकिस्तानी मिल जाता है, उनके लोगों में मैप्स छोटे छोटे बने हैं। बिल्कुल मौजूद है। तो ये विजनिंग होती है। अब विजनिंग ये है, अब वो एक बात याद आ गई जो मैं और अदील साहब की मुश्तरका बातचीत हुई थी। एक वक्त था कि आउटफिटर का लोगो अगर किसी शर्ट टी शर्ट पे होता था वो बिकती नहीं थी। सर ये क्या वजह है, जरा इस पे तो आए जरा। मैंने तो यामीन साहब को ये कहा कि मैंने आपकी लास्ट बैठक देखी थी, इसकी वजह ये आपने बात क्या की मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, मैं और मैनेजमेंट जब बैठती थी तो उसी में पता चला कि जो लो सेलिंग आर्टिकल होते थे उसमें मैंने पॉइंट आउट किया था कि इस पे आपने आउटफिटर लिखवा दिया इसलिए नहीं बिक रही, क्योंकि उस वक्त तक कस्टमर प्राइड नहीं फील करता था
कि वो उस लोगों को पहन के ये प्राइड दिखा सके मैंने आउटफिटर पहना है। फिर मैंने वहीं पे रहते हुए एक दौर देखा कि जब वो आउटफिटर का OFTR लिखते नहीं लगे, पूरा नहीं लिखते थे, तो वो बिकना शुरू हो गई, वो प्राइड फील होना शुरू हो गई कि यार मैंने पाकिस्तान का टॉप ब्रांड पहनना शुरू किया। तो यामी साहब, मुझे इसमें से बात ये नज़र आई कि ब्रांड इमेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली। मतलब बेसिकली यही चीज़ है कि जो आपका ब्रांड इमेज है वो कस्टमर के लिए वही सारी चीज़ है, और इस कैटेगरी के लिए तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैंने आदिल भाई पढ़ा था कहीं कि जब ब्रांड लोगो चेंज होता है ना या कलर चेंज होता है तो उसमें या तो कोई इन्वेस्टर ऐड होता है, ठीक है, या कंपनी ओनर चेंज होता है, उस वजह से भी समटाइम आपका ब्रांड लोगो अच्छा, ये हुआ था सर जो फाउंड चेंज होता है। जोंग की जब रीब्रांडिंग हुई थी, बिल्कुल, जोंग की, इवन मोबलिन की, जैज की, और पाकिस्तान की जो सबसे PCCL बड़ी की। वो केस स्टडी है ना यार, जो रीब्रांडिंग और ये सारी चीज़ों में उसमें जोंग है सर। पता नहीं इसमें क्या सच्चाई है। मुझे तो सर लगता है ये जनरेशन शिफ्ट की वजह से थोड़ा ये सा भी हो सकता है, जैसे ये इन्होंने पेप्सी की एग्जांपल दी है, अभी पेप्सी रिकॉल कर रहा है अपने फर्स्ट लोगों को, अपनी एड्स के अंदर भी वो ऐड कर रहा है, पुराने दौर की गाड़ियां दिखा रहा है, पुरानी ड्रेसिंग दिखा रहा है लोगों कौन? की। पेप्सी वाली की जो ऐड। अच्छा, मैं काफ़ी आप लोगों से पुराना हूँ, तो टोयोटा का ये जो लोगो अभी आप देख रहे हैं ये भी चेंज हुआ है, ये ओरिजिनल या स्टार्टिंग लोगो नहीं है इसका। खैर सर, ब्रांड कहानी की तरफ वापस आते हैं। तो अब मैंने बताया कि जो इनका जेंडर स्प्लिट है 58% मेल, 41% फीमेल, कोर ग्रुप है 25 से 34। नहीं रुकिए ना, आप मजे की बात देखें, इस वक्त फैशन इंडस्ट्री को ड्राइव मेल कर रहा है या फीमेल कर रहा है? फीमेल। तो उसका तो प्रोपोर्शन ही गलत है। अगर 60% आज भी वो सर्व कर रहा है मेल को, तो वो मैं समझता हूँ कि डायरेक्शन ठीक करने की जरूरत है वहाँ पे। सर वो डायरेक्शन ठीक करने के लिए उसने Ethnic launch एथनिक लॉन्च कर तो दिया ना। अब क्या मर्द वेस्टर्न की बात हो रही है? नहीं, सर देखिए, वेस्टर्न वेस्टर्न में में अभी देखें देखिए ना, अभी भी वेस्टर्न में जो फीमेल वाला पोर्शन है वो बहुत कम है। बहुत कम है। मैं भी इसी बात पे आ रहा हूँ कि मतलब, और ये अगर 41% है, डेट इज वेरी मच हाई परसेंटेज बेसिकली। देखिए हम साथ में से एक ही मतलब ईस्टर्न हम बात वेस्टर्न पाकिस्तान है, तो की कर मर्द रहे की हैं basically। वेस्टर्न मैं- वाली अब बात हमने थोड़ी देर पहले लामा को कंपेयर किया था नहीं इससे। तो क्या लामा की ऑडियंस क्या होगी? सर मेरा रिवर्स है बिल्कुल। मुख्तलिफ होगी। बिल्कुल रिवर्स सर एक बात तो बताएं, आपने कहा चले सर पहले मसला था वो खातून का वेस्टर्न वेयर पहनने में, हो सकता है ये तब तो समझ आता है, बट अब क्यों है ये? अब भी क्यों खातून जो है कम है? सर अब देखिए, अब जो है एक फैशन इंडस्ट्री में एक न्यूनेस आ चुकी है ना, एक टॉक ऑफ द टाउन ब्रांड आ गया है। उसने वो सारी फॉर्मेलिटीज़ जो इस खातून के लिए होती थी, उसने क्या किया कि वन फिट फॉर ऑल डिज़ाइन उसने दे दिया कि कम से कम 3 साइज़ की खातून तो एक ही साइज़ पहन सकती है, फ्री साइज़ उसने दे दिया। ये कितनी बड़ी चेंज है जो पहले किसी ने नहीं सोची। तो इस तरह के काम जिस ब्रांडिंग के लोग उसी की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होंगे। सही सर, आगे चलते हैं। तो 42% जो है वो 25 से 34 साल की एज ग्रुप को वो टारगेट कर रहे हैं, और 18 से 24 वाला वो 28% विजिटर है। तो जो सेकंड हाईएस्ट अगर आप देखेंगे, मतलब 34 पे जाके ख़त्म है, 34 से नीचे वाला जो ऑडियंस है वो। तो सर इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि बहुत ग्रेजुअली ये वाला जो नीचे वाला एरिया है ये चेंज भी हो रहा है, ये फास्ट फैशन भी है, और इसके अंदर ना वो ब्रांड लॉयल्टी वाली चीज़ कम है। उसको आज नहीं, वो नहीं है बिल्कुल। हाँ, आज उसको वो चीज़ मिली है कहीं और से, तो वो नहीं देखेगा आउटफिटर है कि एक ज़माना, और 34 से प्लस वाले जितने मिलीनियल्स हैं जितने भी, उनके अंदर है ज़रा ब्रांड लॉयल्टी, यार गुल अहमद से ही लेना है, खाड़ी से ही लेना है, डाइनर से लेना है, या मैंने आउटफिटर से। तो क्या एक ये वजह भी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा कम रुझान, और लामा से क्योंकि वो नई चीज़ नई जल्दी में मिल रही है तो वो उसकी तरफ जा रहे हैं? नया कस्टमर है वो तो फ्लोटिंग है इस वक्त ना, वो उसको उससे अच्छा ब्रांड मिलता है उस पर शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, जो अभी जो कमिंग शिफ्ट मैं ऐसे देख रहा हूँ या समझ रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ उसके बारे में, वो ये है कि ये जो जनरेशन इस वक्त चल रही है, ये सस्टेनेबिलिटी को, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को हम सबसे ज़्यादा ये एड्रेस कर रहे हैं, चाहे वो ब्रांड्स है, चाहे वेयरिंग है, चाहे उनका लिविंग है। तो मेरी ही कामरान साहब के साथ एक कॉन्वर्जेशन और भी थी इस तरह की कि उन्होंने आज से, जब मैं उनके साथ था या उनके साथ उनके लिए काम कर रहा था, तो उन्होंने बताया था कि जो अब जो नेक्स्ट मूवमेंट है ना फैशन में, वो मिनिमलिस्ट की है। और अगर लामा प्रोडक्ट देखें या लामा लुक लाइक प्रोडक्ट देखें तो ये मिनिमलिज्म की तरफ लेके जाते हैं। तो ये जो कॉम है ये आइडेंटिफाई हो गई थी पहले कि ये मिनिमलिस्ट होंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, कंपटीशन में देखें तो ब्रेकआउट, चारकोल, कूगर, ये 3 मेन माने जाते हैं। तो इसमें से कौन सा आप ज़्यादा टफ देखते हैं इसके लिए, या इसके अलावा भी कोई है? ब्रेकआउट नेक टू नेक है इस वक्त। आउटफिटर के ओह बिल्कुल नहीं सर। जी जी नहीं। हाँ, नंबर बिल्कुल, हमारे केस स्टडी में नंबर्स हैं, तो वो काफ़ी वैसे ही गिरे, सही गिरे। और Breakout ने तो बड़े अच्छे से टक्कर दी हुई है। पाकिस्तान की ब्रेकआउट की एक और बात बताऊं। वो ओरिजिनल शॉप अच्छा, ही होगी, अच्छा, उसमें आदिल भाई, franchise भी बहुत सारी दी हुई है। आपको एक ब्रेकआउट के बारे में एक और बड़ी मजेदार बात बताऊं। पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री या फैशन कंपनी में जो सबसे लीन मैनेजमेंट है वो ब्रेकआउट किया। उससे ज्यादा लीन मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया। बट सर वो सेल वाइज नियरेस्ट है, नियरेस्ट।
नहीं टक्कर तो दी है ब्रेकआउट ने आउटफिटर को सर, इसमें कोई शक नहीं है। ब्रेकआउट मुझे नहीं लगता। आप देखें सर्विस बाटा जैसे 7 शॉप्स है ना, आप कभी मार्केट विजिट करें, ब्रेकआउट होता ही है ना, हम ब्रेकआउट आउटफिटर सेकंड बेस्ट को ना हम हमेशा अंडरमाइन कर देते हाँ, हैं exactly. जबकि वो साइलेंटली काम कर रहा होता। अच्छा यही सीन हुआ था ईस्टर्न में, गुल अहमद से बहुत बात शुरू हुआ ना खाड़ी, लेकिन 2-3 साल में ऐसा डार्क हॉर्स की तरह आगे निकल गया खाड़ी गुल अहमद से। जी। बट सर अभी की तरह वो एक टाइम के लिए आगे निकला सर, ठीक है, उसके बाद वो बहुत पीछे चला गया। अभी जो मेरा पर्सनल है वो नंबर्स वगैरह और वो चीज़ें हम देखेंगे, बट मेरा ख्याल से अगर ब्रेकआउट आपका सेकंड नंबर है तो सेकंड नंबर में भी और फर्स्ट में बहुत ह्यूज डिफरेंस होगा। नहीं बहुत I think ह्यूज so. नहीं है, यही मैं बताना चाह रहा था। अब मैं उमर भाई उसमें ये देखिएगा ना, देखें 2 से 3 चीज़ें ब्रांड को एवेल्यूएट करने के अंदर, जो यामीन साहब कह रहे हैं कि और जमील भाई कह रहे हैं कि बिल्कुल नेक टू नेक हैं, ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं आपने एकदम से सोचा कि यार ये कैसे है, मतलब हाउ कुड इट बी पॉसिबल। देखें जो मैंने बात की वो है ब्रांड इमेज की, ठीक है, तो ब्रांड सिर्फ टॉप सेल्स से मेजर नहीं होता, ब्रांड सिर्फ ग्रोथ से, मार्केट ग्रोथ से मेजर नहीं होता, मार्केट शेयर से मेजर नहीं होता, उसकी एक गुडविल होती है, उसकी एक लॉयल्टी होती है कस्टमर की, उसको पहन के कस्टमर फील करता है। अब अभी हमारे जहन में ब्रेकआउट आया तो हमने कहा नहीं यार वो बिल्कुल करीब नहीं हो सकता, आप कह रहे हैं नहीं हो सकता, वो कह रहे हैं हो सकता है, तो जो कन्फ्लिक्ट है वो ब्रांड इमेज का है बेसिकली। अच्छा नहीं देखें, एज अ ग्रुप एज अ कंपनी आउटफिटर के वो शायद हाफ को भी नहीं है अगर एथनिक और आउटफिटर को मिलाएं, बट अगर मैं वेस्टर्न साइड को कहूँ तो वो बहुत नियरेस्ट है असल में। अच्छा सर वापस आते हैं, एक स्ट्रेटजी थी, आप लोग इससे मुतफिक होंगे आउटफिटर्स की, वो ये थी कि ग्लोबल एक इमेज दिखाता था, वो गोरा मॉडल दिखा के, यानी आज भी आप देखते हैं कहीं ना कहीं, खैर अब वो गोरे से लोकल की तरफ रिप्रेजेंटेशन में आ रहे हैं। उसकी एक मेजर रीज़न ये है कि जेन ज़ी यहाँ के लोकल माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को बहुत फॉलो कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे भाई देख लिया तो भाई पत्थर पे लकीर है, ये नहीं देखा कहाँ से कहाँ से नहीं है, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी को सर कहाँ आप रैंक करते हैं, क्यों सर वो उस तरफ गए और क्यों अब इस तरफ आ रहे हैं? अच्छा देखिए, जिस तरह ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, एक वक्त था कि पाकिस्तान में टिकटॉक देखने के लिए अगर किसी ने टिकटॉक खोल लिया तो बड़ा मायूस समझा जाता था कि यार ये इतना फारिग आदमी है टिकटॉक। आज जब वहाँ से एक रेवेन्यू स्ट्रीम शुरू हो गई है बिजनेस, तो अब ब्रांड भाग भाग के उस तरफ जा रहे हैं। तो यही हुआ है कि इन्होंने जिस वक्त की ज़रूरत थी ना गोरा इमेज दिखाने की, इन्होंने दिखाया, लेकिन उससे पहले ये पाकिस्तानी जो मॉडल थे ना उनके साथ शुरू हुए थे, लेकिन अच्छा फिर ये गए थे बाहर, और वही चाहे वो किड्स का था या उसका था, लेकिन वो बहुत जल्दी फेड हो गया। पाकिस्तान में सारे गोरे नहीं ना यार, मेरे रंग के भी लोग हैं यार, वो कहाँ जाएंगे आखिरकार। तो वो रिलेशन ख़त्म हो रहा था जो उन्होंने वापस आए आपके साथ बिठा के ना, यही मेरा मसला होता है कि आपके साथ जब भी बैठता हूँ तस्वीर जो है ना ज़रा अंडरमाइन हो जाती है। नहीं तस्वीर की तो बात ही नहीं होगी अभी, ये पर्सनल लड़ाइयाँ बात में। सर शॉपिफाई के ऊपर प्लेटफॉर्म है, इनका वेबसाइट का 51+ टूल्स इंस्टॉल्ड हैं, और अगर वेबसाइट भी गालबन शॉपिफाई प्लस पे ही होगी तो वो तो मेरे ख्याल है टेक्नोलॉजी वाली साइड पे तो ये ओके हैं, सही तरीके से इसको लेके जा रहे हैं। कुछ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स पे बात कर लेते हैं। अगर सर स्ट्रेंथ देखें तो नो डाउट एक जो वो एक इमेज क्रिएट किया गया वो बड़ा ज़बरदस्त रहा। जीरो डेप्ट फिलोसफी पे आज भी 22 साल की लेगेसी है कि सर वो इक्विटी बेस पे चलना है, तो ये एक नो डाउट बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। 120+ स्टोर का 20+ सिटीज़ के अंदर आ जाना सर, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब ह्यूज नेटवर्क है, मतलब इतना आसान नहीं होगा किसी भी न्यू एंट्रेंट के लिए तोड़ना। डेफिनेटली लामा बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन अभी भी वो ईजी नहीं है। अब लामा पे फिर बार बार आए थे, मैं आउटफिटर देखें, आउटफिटर वो ब्रांड था जिसने पाकिस्तान वेस्टर्न इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया, इतनी बड़ी कस्टमर पूल को एजुकेट किया, प्रोवाइड किया, सही, ठीक है ना। अच्छा सर अगर हम ये देखें लिवाइस पार्टनरशिप क्रेडिबिलिटी है, कन्वर्जन रेट देखें तो वो अबव एक इंडस्ट्री से है, और सर ई कॉमर्स की अगर मैं नंबर देखूं तो वो भी बड़ी अच्छी है, ग्रोथ माशाल्लाह जारी है, कुछ 30+% 30-35% सर एनुअल ग्रोथ परसेंटेज से इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी एक बड़ा अच्छा नंबर है। अगर आपके ई कॉमर्स में एक्चुअली आउटफिटर पायनियर्स ब्रांड्स में से है, जिसने ई कॉमर्स को बिल्ड किया, लोगों को ऑनलाइन वेबसाइट बना के बेचना शुरू किया, तो ऑब्वियसली वो एक रिजल्ट हाँ तो आएगा ना। दूरी होंगे तो ये एक स्ट्रेंथ में आता है। वीकनेस पे चलें तो मेल स्क्यूड कोर बिजनेस हिस्टोरिकली, यानी कि वही मेल मजबूरी भी थी क्योंकि फीमेल्स का आपने जिक्र किया कि इतना आसानी था। सीओडी डिपेंडेंसी डेफिनेटली हर ई कॉमर्स की है, मैं कहूँगा ये सिर्फ आउटफिटर्स की नहीं है। नो फॉर्मल लॉयल्टी रिवार्ड्स प्रोग्राम, सर ये एक पॉइंट, वैसे अगर देखा आज तक कोई रिवार्ड या लॉयल्टी प्रोग्राम नहीं लॉन्च कर सके। अच्छा यार, ये पाकिस्तान की पूरी फैशन इंडस्ट्री की बदकिस्मती है। ये इतना बेहतरीन सेगमेंट होता है, ये जो कस्टमर लॉयल्टी प्लान होते हैं, ये बहुत लॉयल्टी कार्ड तो आउटफिटर ने लॉन्च किया था सर। अच्छा उसके पता नहीं पीछे सर, अभी नहीं किया है, मेरे नॉलेज में है, चल रहा है, अभी नहीं किया, बहुत पुरानी बात है, अब मैं बताऊं, सक्सेसफुल नहीं रह सके। नहीं रह सके, ये कह सकते हैं। खाड़ी 6 मिलियन लॉयल्टी मेंबर के साथ पहुंच के डिसॉल्व कर दिया उसने, और इतना मज़ेदार उसका रिवॉर्ड सिस्टम था कि जिसकी इंतहा नहीं। फिर हुआ क्या कि जो हमारी पेटी भाई हैं, हमारे मुलाजमीन जो कंपनियों के होते हैं, फिर उन्होंने सॉफ्ट क्राइम शुरू कर दिए,
ठीक, फिर जब मैनेजमेंट तक ये बात जाती है और बड़ी कोशिश करते हैं तो वो पेनलाइज तो करते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि उसमें उनका अपना लॉयल एंड ट्रेंड एम्प्लॉय खराब हो जाता है और उसको एग्जिट देना पड़ता है, वो उसमें पैसे लगे होते हैं। जिस तरह वो सलमान खान ने एक फिल्म में कहा था, जो क्रिमिनल्स को मार देता है, वो कहता है अबे शरीफ आदमी तो हर जगह मिल जाएंगे, ये कहाँ से लाऊंगा मैं? इनको ट्रेन करना पड़ेगा। तो हाँ, तो ट्रेन, इसकी वजह से उनके ट्रेन रिसोर्सेज एग्जिट होते थे तो उनको बंद करना पड़ा। सर वीकनेस पे दोबारा चलते हैं तो नो डाउट ये जो मॉडल इन्होंने पहले किया ब्रांड गोरा दिखा के और अब वो लोकल की तरफ मजबूर हो गए हैं जेनजी वाली एस्पेक्ट की वजह से, तो ये भी एक रहा। मोबाइल ऐप तो मैं कहूँगा खैर ये इतना बड़ा वीकनेस पॉइंट नहीं है, तो बहुत सारे पूरे पाकिस्तान के है, तो ये वो ख़त्म हो जाता है। और फिर कुछ सर टूल्स ऐसे हैं जो कि लिमिटेड AI पावर्ड पर्सनलाइजेशन हम देखते हैं, डिफरेंट ब्रांड हैं, मैसीज वगैरह हैं, उनके ऊपर हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ उन्होंने कर दिया, साइज़ अपना देखना है तो वो कैसे देखें, तो उस तरह की चीज़ें हैं, तो वो भी मेरे ख्याल अभी मिसिंग है। अपॉर्चुनिटीज़ अगर देखें तो सर डिजिटल पेमेंट एडॉप्शन अभी सर्च करनी है, जैज़ कैश बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहा है, BNPL की बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो उसको देख सकते हैं। टिकटॉक शॉप एक, क्योंकि वो ग्लोबल भी आप बता रहे हैं कि यहाँ लाएंगे एग्जैक्टली, तो वो एक हो सकता है। पाकिस्तानी डायस्पोरा ऑलरेडी बहुत बड़ा है और उसका अगर आप देखें जिस तरह जे डॉट सऊदी अरेबिया के लिए अलग है, दुबई के लिए अलग है, इस तरह से वो किया हुआ है। तो आउटफिटर भी एक ऐसा ब्रांड है जो कि अलहदा से उस डायस्पोरा 9+ मिलियन है सर, कनाडा, USA, UK वाली साइड की पॉकेट्स भी अच्छी हैं, तो वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से सर ये इस वक्त ग्रो कर सकता है। लॉयल्टी प्रोग्राम अगेन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना ज़रूरी हो सकती है। अच्छा, Tier 2 और 3 सिटीज़ के अंदर शॉप्स ना भी हो, ई-कॉमर्स से तो खैर है ही है, तो क्या आपको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है? हो सकती है? में तो सब है, बी में तो बी सब में है, जगह छोटे शहरों में भी हैं शॉप्स। ठीक है सर। थ्रेड की बात करें तो जिस तरह गुल अहमद ने अभी सॉल्ट के नाम से पूरी कैटेगरी लॉन्च कर दी और इन्होंने स्टोर भी अलग कर दिए हैं, तो इस तरह से अगर कोई और ब्रांड खाड़ी आ जाए और मुझे नहीं लगता कि उनका भी वो वेंचर जो है ना कोई सक्सेसफुल होगा। जिस तरह मैं उनकी फुटफॉल देखता हूँ या उनके स्टोर लोकेशन देखता हूँ, मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो सस्टेनेबल नहीं मैंने होगा। आपको पहले भी कहा था, आउटफिटर की कामयाबी उसकी स्टोर लोकेशंस और उसकी विजुअल मर्चेंडाइजिंग, ठीक है, वो कमाल है सर। आज भी उसकी टक्कर पे लोग नहीं पहुंच सके। सॉल्ट है, लेकिन सर मुझे लगता है कि सर सॉल्ट में ना हैदर भाई जो मेरा उसमें इख्तिलाफ है ना, सर सारा साल उन्होंने सेल लगानी है और वो टच देना है। आउटफिटर के डिज़ाइनर उन्होंने हायर किए हुए हैं। देखिए, वो आउटफिटर की डिज़ाइनर जरूर ले आ सकते हैं, बट आउटफिटर का जो ब्रेन है ना वो कामरान खुर्शीद है। आउटफिटर का नसीब कहाँ से लाएंगे? हाँ बिल्कुल नहीं अच्छा सर, उसमें बेसिकली जो सॉल्ट पे हैदर भाई इख्तिलाफ है ना, वो मुझे पता है आपके दिल के बड़ा करीब है। बेसिकली उसमें चीज़ ये है कि सर उनकी जो प्रोडक्ट है या वो जो विजुअलाइजेशन है वो बेहतरीन है, स्टोर लोकेशन बहुत गलत है, बहुत पैथेटिक है, ठीक है, उसकी वजह से वो इमेज बिल्ड नहीं हो पा रहा उसका। अभी रिसेंट उनके क्लोजर भी हो, देखिए जहाँ एक्सपेंशन हो रही है वहाँ उनके क्लोजर भी आ रहे हैं, स्टोर क्लोजर आ चलते ही रहता है अदील साहब। नहीं, लेकिन आ रहे हैं ना। अगर भाई मसला ये है कि मैंने ये वैसे अभी नाम सुना, मैंने नहीं सुना, लेकिन my अगर वो God. जो है सिर्फ डिस्काउंट्स और सेल्स के ऊपर है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। ठीक है, ये मैं आपको भी लिख के दे देता हूँ। बिल्कुल ठीक। जामिन साहब का भी यही पॉइंट है। जी, बिल्कुल। ठीक है कि वो मतलब इसमें इतने मार्जिन नहीं है कि आप हमेशा सेल पे रहें और आप सर्वाइव कर जाएं, ऐसा नहीं होगा। इसकी स्ट्रेटजी अमीन सर- साहब समझते हैं सेल के बाद भी जो मार्जिन है ना, अच्छा, वो उनके डिफरेंट माइंडसेट है, वो स्केल पे जाके काम करें, लेकिन वो ना स्टाइलिंग में बहुत पीछे हैं। जो आउटफिटर को एडवांटेज है अभी तक, वो स्टाइलिंग में या अपैरल की डिज़ाइनिंग में अभी भी बहुत सारे ब्रांड से आगे है। अब मैं मेरा आपसे भी सवाल है और अपने ऑडियंस से भी सवाल है कि आपको हर चीज़ में तो हम कहते हैं कि इसने ज़ारा की कॉपी की, इसने H&M की कॉपी की। एक कॉपी ऐसी है जो पाकिस्तान में किसी ब्रांड ने नहीं की सिवाय एक के। वो कोई बता सकता है क्या सेगमेंट हो सकता है, क्या चीज़ हो सकती है? ज़्यादा कुछ बड़ा लंबा नहीं कीजिएगा, बस हाँ या ना में जवाब दे दें। नहीं सर, मेरे माइंड अच्छा, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा लैक है ना वो ये है कि फेस ऑफ द ब्रांड या ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाते किसी को। अच्छा, पाकिस्तान में 2 ब्रांड्स ने ऐसा किया था। पहला था चीता हमेशा से जान शेर खान, जहांगीर खान, शाहिद अफरीदी को लाया और वो विद इन द कंपनी, विद इन द ब्रांड एक ब्रांड बन गया। अच्छा जी, एक बहुत ही अहम, इस सारी बिजनेस के हवाले से हम बातें करते हैं तो एक अहम इशू आजकल हमारे दरपेश है, वो ये है कि मार्केट टाइमिंग जो है वो शॉर्ट हो गई हैं और पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री जो है वो इवेंट बेस्ड ड्रिवन है और यही वो टाइम होता है जब हाई टाइम्स होते हैं सेल्स के और तमाम फैशन कंपनियों ने इन्हीं के दरमियान प्लान किए होते हैं अपने बिगेस्ट इवेंट। यहाँ पे टाइमिंग शॉर्ट हुई है जिसकी वजह से सेल्स में क्राइसिस है। क्राइसिस अगर इसी तरह 1 महीना और आगे चले गए तो मेरा मोहतात अंदाज़ा है कि 20 से 30% की जो HR कॉस्ट है वो कम करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ जो रेंटल्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो अफोर्डेबिलिटी लूज़ कर जाएंगी।
तो मेरी जो भी साहिब इक़्तिदार हैं उनसे गुजारिश है कि इसको हमदर्दाना तौर पे देखें कि अगर यही मामला टाइमिंग का इतना रहा तो 20 से 30% जो है वो जॉब्स कट होने का ख़दशा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके साथ अलाइड इंडस्ट्रीज़ भी हैं, वहाँ भी यही हाल होगा। तो आप इसको खुदारा देखें, ये हमारा इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। अच्छा सर, इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा लॉस है। जैसे ही सेल्स ड्रॉप हो रही हैं तो ये जो पॉइंट ऑफ सेल्स हैं वो टैक्स इंटरलिंक है टैक्स हाँ, के साथ। तो आप ये देखें कि डेली बेसिस पे गवर्नमेंट को कितना बड़ा लॉस हो रहा है। पैसे की सर्कुलेशन रुक रही है, इकोनॉमी आपकी डाउन जा रही है। आपके पास अगर इतना हेड काउंट लॉस होता है तो आपकी इन्फ्लेशन सर कहाँ पहुँच जाएगी? आपका मजदूर तबका तो ऑलरेडी रोड के ऊपर है, वो और कहाँ पे वो जाएगा? उसमें और इजाफा हो जाएगा यार। और 10,000 लोग बेरोजगार होके एक मॉल से 10,000 से 15,000 एक सिर्फ शॉपिंग मॉल से लोग निकल के रोड पे आ जाएंगे। तो सर ये कितना बड़ा हमारी disaster आपसे होने जा रहा है। गुजारिश है कि इसको हम दर्दाना तौर पे देखें, वरना एक बहुत बड़ा जो कॉस्ट कटिंग का फैक्टर है वो इस वक्त बिल्कुल तैयार खड़ा है। हम इस कोशिशों में हैं एज अ मैनेजमेंट कि गवर्नमेंट हमारी बात ज़रूर सुनेगी इंशाल्लाह, और ये हम 1-2 महीने का हिट लेकर हम सर्वाइव कर जाएंगे। सर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ना, ये जो जब से हमने ये कट डाउन किए आर्स, तब से लेके अब तक ओवरऑल रिटेल सेक्टर को 200 बिलियन का लॉस हो चुका है। 200 बिलियन कोई छोटा नंबर नहीं होता। और आपके हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब इस 200 बिलियन का आप 18% ले लें, डायरेक्टली वो गवर्नमेंट का लॉस है। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो पैसे बचा रही है ना, एक्चुअली वो लॉस कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो और- सेल्स लॉस हो रहा है वो गवर्नमेंट का ज्यादा लॉस है। और दूसरा ये कि सर, शेयर होल्डर है गवर्नमेंट रिटेल सेल्स जो के अंदर। रिटेल सेक्टर है जो कि हाईली ऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसके ऊपर ये पाबंदियां हैं। वो जो अनरेगुलेटेड एरियाज है ना, वो अभी भी आपको 9, 10, 11, 12, 1 बजे तक खुले हुए नजर आ रहे होते हैं। वो बंदा जो टैक्स दे रहा है, जो कंप्लाइंट है, जो पॉज आपके FBR से रजिस्टर्ड करके बैठा हुआ है ना दुकान लेके, आपने उसके ऊपर ये छुरी चलाई हुई है। तो सर ये 200 बिलियन कम नहीं होता। जैसे कि यामीन साहब ने भी कहा कि ये फिर छुरियां अभी ब्रांड के ऊपर चल रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये फिर नीचे जब चलेगी ना वर्कर्स तक आएगी। अल्लाह ना करे ऐसी कोई जी मैं नौबत आए। इसी उम्मीद पर मैं जितने भी बिजनेस ओनर से बातचीत हुई थी वो इसी उम्मीद पर अभी तक इस तरफ तवज्जो नहीं कर रहे कि ये टेम्परेरी है, ये आगे निकल के सही हो जाएगा तो हम इन लोगों को कैरी कर जाएंगे, 2-3 महीने की हिट ले लेंगे। लेकिन अगर ये 1 महीना यानी कि जून तक कैरी कर गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बड़ा इवेंट हमारा इसके अंदर आ रहा है ईद का, उससे पहले इन्हें कोई डिसीजन लेना चाहिए इसके ऊपर। सर न्यूज़ में आई थिंक मेरे ख्याल से आया था 12 जून तक उन्होंने इसको लॉकडाउन को इसी के ऊपर इसी टाइम के ऊपर मेंटेन कर दिया है। बट ये बहुत ज़्यादा सर एक्सट्रीमली ख़तरनाक है, क्योंकि आपका आई थिंक और कुछ नहीं तो 30% पूरे साल का टारगेट तो इस एक इवेंट से निकलना है। ठीक है, हमने अपनी ईद को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, रमज़ान का पूरा सीजन, इवेंट ही कोई वो नहीं है, आपका आगे वॉर तो में 2-3 सारा महीने गुजर आपके गया। मेन इवेंट्स ही कोई नहीं है। ठीक है, तो अभी आपके पास ये एक जो सबसे मेजर इवेंट है, आई थिंक इस साल का आने वाले टाइम में सबसे बड़ा इवेंट यही है। ठीक है, और हमारी ये जो गुफ्तगू हुई है हम सब ने मिलकर और जो दरख्वास्त की है हमारे सामीन को या हमारे चाहने वालों को या गवर्नमेंट के जो आला इक़्तिदार में लोग बैठे हैं, हमारी उनसे दरख्वास्त है कि इसको हम दर्दाना तौर पे देखें और हमारी जो नुमाइंदा तंजीमें हैं रिटेल की हैं या फैशन की हैं उनसे रब्ता करें, उनके साथ बैठें और उनके मसाइल वाकई हम दर्दाना तौर पर सुनें। सर मेरी इसमें सजेशन ये है कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये थोड़ा सा रिलैक्स 2 घंटे और दे दें, 10 बजे तक दे दें, क्योंकि यार ऑफिस से लोगों ने निकलना होता है, वो घर जब तक पहुंचते हैं तब तक दुकानें बंद हो जाती हैं। सेकेंडली ये आप ये अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वीकेंड में कर दें, फ्राइडे सैटरडे संडे को कर दें यार, तब तक एटलीस्ट बंदा जो है ना वो कर सके, थोड़ा रिलैक्सेशन भी मिल जाए, आप लोगों के भी टारगेट्स, तो कोई इस तरह की अप्रोच निकाल लें। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। और देखें अगर हर ब्रांड, हर बंदा, हर सेक्टर ये इस चीज़ की बात कर रहा है ना, इसका मतलब ये है कि ये अब एक थ्रेशोल्ड से बाहर चला गया। तो इस वक्त गवर्नमेंट को जो है ना ये ज़रूर ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए और सजेशन लेनी चाहिए। कोई भी पॉलिसीज़ ना ऐसे बंदा ना लगा दे, ऐसे ही बैठे बैठे आज कोई मतलब देखें पॉलिसी बनाते हुए ना जो स्टेक होल्डर थे उनको इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ये हम लोगों की शुरू दिन से एक जो है ना वो है ना, किसी तंजीम को इन्वॉल्व किया जाता है और पॉलिसी बनाने वाले वो होते हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में उस चीज़ को हमारी जो नुमाइंदा तंजीमें हैं वो फैशन की और रिटेल इंडस्ट्री की वो बड़ी फ़ाल हैं। बिल्कुल ठीक है, और वो FBR के साथ मिलके कंट्रीब्यूट कर रही हैं। बिल्कुल, हम इसलिए नहीं बैठे हुए कि यार हमें अपने फायदे, हाँ ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट चैलेंजेस होती है उसके साथ हम कोऑपरेट करने के लिए सारे तैयार हैं, होते भी हैं, लेकिन कोई ऐसा रास्ता भी निकालना है कि जिसमें आपका भी मकसद पूरा हो जाए और यहाँ पे इस तरह हिट नहीं हो। अब ये जो पॉलिसी है ना ये बिल्कुल मतलब सर ये तो सर देखें अभी रिलैक्सेशन उन्होंने जिम्स को दे दी है और कुछ और प्लेइंग जैसा पैडल वगैरह खेलते हैं उनको दे दिया है, उनको अलाउ कर दिया है। टेक कंपनीज हैं जिस तरह वो जो बाहर बैठ के वो कर रहे होते थे कॉल सेंटर्स वगैरह उनको दे दिया है। तो ये इसी वजह से है क्योंकि भाई कोई तुक नहीं बनती ना कि आंखें बंद करके आप सब चीज़ों पर लगा दें। मतलब एक बंदा है उसने एक्सरसाइज करनी है, उसको बंद करके आप 8 बजे क्या करोगे, वैसे ही इतनी ज़्यादा मेंटली, तो उसमें रिलैक्सेशन हुई है। इसी
चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम कह रहे हैं भाई या इसको 10 बजे तक कर दिया जाए, अगर वीकडेज पे नहीं भी करना एटलीस्ट वीकेंड पे कर दिया जाए ताकि जुम्मा हफ्ता एतवार पे इस पे गौर खौस करें। अच्छा, इसमें एक और भी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ले जाएं तो यार वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अभी सर हो क्या रहा है यार, 8 बजे शॉप बंद होने की जल्दी में 6 बजे ऑफिस से निकल रहे हैं, 8 बजे तक मार्केट पहुंचना है, जो ट्रैफिक जाम लगता है ना सर, Exactly, ठीक है, जो बिल्कुल ऐसे आपको ही है। फ्यूल बचा रहे हो ना, वो आप रोड पे खड़े खड़े गाड़ी चलाए बगैर ही वो फ्यूल को ज़ाया कर रहे हो। देखें ना, बेसिकली आप निकलेंगे, ठीक है, 8 बजे आपको जैम पैक मिलेगा, ठीक है, तो आपकी वो ना तो सेल होगी, ठीक है, ना ये एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं होगी, मेरे ख्याल और से फ्यूल की समझ आ कंजप्शन गया, भी है। सुबह 7 से 3 ऑफिस टाइमिंग करें और उसके बाद फिर एंजॉय मैं भी करें, यही करता हो सकता है। अच्छा नहीं, हमारा जो माशरती निज़ाम है ना वो यही है कि हमारी फैमिली पूरी शॉपिंग जो होती है ना, हमारी पूरा फैमिली इवेंट होता Yes, है। yes, yes. बीवी बच्चे माँ बाप या जो ज़ईफ़ वालिदैन है वो भी साथ जाते हैं, तो ये पूरा इवेंट होता है। तो आपने समझिए यूँ समझिए कि उस पर कम कर दिया। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि वो अगर जो एक्साइटमेंट में भी शॉपिंग हो वो भी नहीं हो पा रही। सर एक वाहिद शॉपिंग ही एंटरटेनमेंट है पाकिस्तान में, उसको भी आपने बंद कर दिया तो यार अब गरीब मर जाए बेचारा, क्या करे। खैर बहुत अच्छा लगा सर। एक और छोटी सी न्यूज़ अगर हैदर भाई इजाज़त है तो हम जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी अच्छा। यहाँ बैठे बैठे हाँ, बैठे बैठे ही आया और मैंने सीधा यमीन भाई को बताया, क्योंकि यमीन भाई ने हमें इस चीज़ के ऊपर पुश किया था और हमें एक इस मशवरा भी दिया था कि आप इस चीज़ को करें। एक शॉपिफाई ऐप हमारी आज ही लाइव हुई है सर, और उसका नाम है स्मार्ट रिटर्न्स AI, और इसमें बेसिकली होगा क्या, ये हम रिटर्न्स को कंट्रोल करने के लिए इसके ऊपर एफर्ट कर रहे हैं। आप अपने इसको शॉपिफाई स्टोर के ऊपर लगाएंगे और पीछे बैकएंड के ऊपर डेटाबेस। अच्छा ये भी बताइए ना कि ये कितना बड़ा पेन है कंपनीज के लिए रिटर्न का, जरा परसेंटेज तो बताएं। बताने की जरूरत ही नहीं है, परसेंटेज तो बताएं जरा। उन्होंने हमें बताया कोई कि बात नहीं, आप भी दोहरा अच्छा, दें, हम maybe। दोबारा बता देते हैं इस टाइम। जहांगीर भाई प्लीज, रिटर्न का पेन। सर रिटर्न का तो मेरे पास तो फिर ना इतने बड़े बड़े फोड़े होते हैं सर। अब छोड़िए ना अभी। बैटरी का। हाँ सर देखें, लास्ट वीक मेरे साथ ये हुआ कि मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया पार्शली पेड, एक बहुत आना था मेरा पार्सल, मैसेज आया कोरियर कंपनी पोस्ट टैक्स की तरफ से, नाम भी लूँगा मैं, छुपाऊंगा नहीं, पोस्ट टैक्स की तरफ से जी मैसेज आया कि राइडर आने वाला है, मैं तैयार सब कुछ। सर शाम को 7 बजे मैसेज आता है कि कंसाइनी नॉट अवेलेबल। मैंने कहा यार ये तो मैंने फिर उसका जो सेल्स का हेड है उसको वो मैसेज भेजा, अपना कॉल का लॉग भेजा। मैंने कहा सर सुबह से लेके आज तक मुझे सिर्फ 2 कॉल्स आई हैं, आपके राइडर की कोई कॉल नहीं आई, कोई नहीं बंदा आया, पार्सल रिटर्न कैसे हुआ। अच्छा ये इस महीने में सर दूसरी दफ़ा हुआ, सेम पोस्ट टैक्स के कोरियर की तरफ से मेरे पास पार्सल आना था, वो भी पहले भी यही हुआ, उसको मैंने कॉल की, फिर दोबारा रीअटेम्प्ट हुआ, फिर इसमें भी उसको बताया। मैंने कहा सर ये तो मेरे 2 पार्सल हैं अभी इस महीने के और इनके साथ ये हो रहा है। बाकी जो मेरे आपको मैंने 9,000 पार्सल दिए हैं, 10,000 पार्सल दिए हैं अपने ब्रांड के, स्टाइलों के कोई 20-25 हज़ार पार्सल दिए हैं आपको, सर उनका वाली वारिस कौन है, कौन जवाब दे रहा है? सर कोई जवाब ही नहीं उनके पास। नहीं अभी मैं आपके दुख समझ गया हूँ मैं अभी। सर ये लेकिन एक कोरियर है। इंडस्ट्री परसेंटेज क्या है? रिटर्न रेशो बताएं ना सर, कि पिछले महीने- कोरियर से रिटर्न रेशो आपको सर, कुछ 20% 20 से 25% बाकी तक है, 20 से अब ये 25%। minimum आप देखें, बता अगर रहे हैं ये मुझे। ऐप आपका 10% रिड्यूस कर दे कैंसिलेशन रिटर्न, तो सोचें कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आपकी PM कहाँ चली जाएगी, आपकी कॉस्ट कहाँ चली जाएगी। तो ये एक हमारा मुश्तरका दुख था, इंडस्ट्री का भी, हमारा दोनों का भी, Right. जिसपे बहुत बहुत मुबारक हो जी। सर, मैं अगर इसके अंदर- शॉपिफाई सर्टिफाइड ऐप है तो फिर अभी मैसेज आया है कि बहुत 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 मुबारक आपका हो। विजन सर है। अगर बहुत मुबारक हो। आपने सर अल्लाह पाक अच्छा, कामयाब जहांगीर करे भाई, आमीन। इसमें छोटी सी आप एक update- मिनट सर, आपने 10% की बात की है, मैं ये बताऊंगा कि अगर आप अपना रिटर्न 1% कंट्रोल करते हैं ना, तो आपके जो रेवेन्यू है उसके अंदर 15 से 20% का इजाफा होता है। अच्छा सर, हमारा हर बेसिकली जो 1% गोल है ना वो यही है कि हमने टारगेट करना है कि एटलीस्ट 1% आप अपना रिटर्न को कम कर सकें। अब इसमें बेसिकली वर्किंग इसकी क्या होगा, क्या कि आपके पास जो भी ऑर्डर आ रहे हैं ना, वो आपको कस्टमर की प्रोफाइलिंग के अगेंस्ट रैंकिंग बता देगा कि कस्टमर कितना रिटर्न करता है, कितने % इसके रिटर्न के Beautiful, चांसेस हैं। beautiful. लाइक अगर 100% चांसेस हैं उसके, उस कस्टमर को वो इस तरह देखिए लिंक्डइन करता है, कभी कभार वो लिंक के साथ एक मैसेज आता है कि ये हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है। कंटेंट यस। तो ये बेसिकली उसके अंदर पार्ट है कि हर आपका जो ऑर्डर है वो टैग होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास एनालिटिक्स भी आ रहे हैं, आपके पास डाटा भी आ रहा है, कितना बिजनेस आपने रिटर्न्स की सूरत में बचा लिया। और तो आ जाए यार, कल फिर आगे डेमो करें, हम इसको अप्लाई करें और शुरू करें इस काम को। सर बस कल पहला स्टोर आपका ही बिल्कुल, लॉगिन करना है। मैं आपके साथ हूं जनाब। थैंक यू सर, थैंक यू। क्यों सर इस पे इंशाल्लाह फर्दर चीज़ें भी बेहतर होती जाएंगी। ये तो फर्स्ट आप समझें कि एक लॉन्च है और बड़ी मेहनत की है इस पे, यकीन मानेंगे। मेरा ख्याल है एपिसोड कोई 6-7 से लगे हुए हैं और आज 38वीं एपिसोड है तो जाके ये की है और शॉपिफाई के ऊपर इसको पब्लिश कर दिया, यानी कि शॉपिफाई की जिसकी भी शॉपिफाई की वेबसाइट है वो उस प्लगइन को इंस्टॉल कर सकता है। और खैर इसमें बहुत बेहतरियाँ भी आएंगी, आप लोग भी इसको ज़रूर चेक करें। स्मार्ट रिटर्न AI के नाम से है और इंशाल्लाह इसमें बहुत सारी चीज़ें भी उसका लेके link आएंगे ना वीडियो में नीचे वो बिल्कुल बिल्कुल। और उसके ऊपर ना काफ़ी डिटेल्ड वीडियो भी बनी हुई है उसी के, जिस तरह शॉपिफाई का एक पूरा होता है मैकेनिज्म, आप उसके अंदर जाते हैं आपको डिटेल आ जाती है। तो इसके अंदर इंशाल्लाह सर अभी आगे देखिएगा बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं। खैर आज तो वो नाम ले लिया है पोस्ट टैक्स का तो बाकायदा जहांगीर ने, क्योंकि
ये तकलीफ सर इससे मैं भी एग्जैक्टली गुजर चुका हूँ और ये एग्जैक्ट मेरे साथ असल में हुआ पता है क्या आईटी का कोई अच्छा बंदा था उसने आईटी वाली चीज़ कंडक्ट करके वो सॉफ्टवेयर लगा दिया कि अगर आपने ये सेलेक्ट किया तो उसको मैसेज चला जाएगा। अब उसको मैसेज चला गया बेशक आपने बेगैरती की है पीछे तो आईटी ने काम पूरा कर दिया सर लेकिन वो गड़वा दिया। तो खैर पोस्ट टैक्स से एक आखिरी कहानी ये कि पोस्ट टैक्स के एक राइडर ने आके मुझे बोला कि सर मैं आपके पार्सल पे करने कल से नहीं आऊँगा। मैंने पूछा क्यों नहीं आएगा? कहता जी आपके साथ बड़ा अच्छा रिलेशन है, वो हम थोड़ा रिलेशन रखते हैं जो राइडर शेडर, बड़ा अच्छा रिलेशन है सर। हमारे वेयर हाउस में सामान रखने की जगह नहीं है, 6 दिन पड़ा रहेगा, 7वें दिन मैं ही वही सामान उठा के आपको वापस ला के दे दूंगा। तो आप ना दें पार्सल, आप किसी और कोरियर पे दे दें। सर ये उनका राइडर है, बिजनेस पोटेंशियल तो और courier company नेग्लिजेंस का लेवल चेक करें। इन्वेस्टर को चाहिए बहुत कोरियर अच्छा कंपनीज courier है। बनाए। मतलब इतना मतलब हमें समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों, हमें दुख हो रहा है। बहुत अच्छा चला है यार, 1 महीने के हमने 80-80 हज़ार 1 लाख पार्सल दिए हैं उसको। सर हैदर भाई उसका कभी मसला नहीं ओवरबर्डन है। हैदर भाई ओवरबर्डन हो गया हो चुका है, ओवर कमिटमेंट कर चुका है। इतनी तारीफें होने के बाद इतना business मिलना शुरू हो गया। इंटरेस्ट से निकल फेम को नहीं संभाल पा रहा। फेम को नहीं संभाल पा अगले रहा और एपिसोड में overburden हो गया। बाकायदा हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम भी करेंगे भी और बुलाते भी हैं कि पोस्ट एक्स का रिप्रेजेंटेटिव आए, हम ये चीजें उसके सामने रखते हैं और वो आके बताए ठीक है ना, कस्टमर और वेंडर दोनों बिठा लेते हैं। बिल्कुल। मैं कस्टमर भी हूँ, वेंडर मैं कस्टमर भी हूँ, मैं वेंडर भी हूँ, मैं यूजर भी हूँ, मैं तो हर तरह से पिट रहा हूँ। मैं तो अपने खैर नहीं होती छील देगा सर मैं जो ऑर्डर कर रहा हूँ ना वो भी फेक रिटर्न हो रहा है, मैं जो उसके थ्रू भिजवा रहा हूँ वो भी फेक रिटर्न हो रहा है। पेड ऑर्डर में रिटर्न पेड ऑर्डर रिटर्न आ रहा है सर। यार अच्छा इसमें ना एक हैदर भाई एक एस्पेक्ट ये भी देखने की, जो हमारा COD की रेशो वहीं पे रहती है, नीचे नहीं आती ना, एक इम्पैक्ट ये भी बड़ा उसमें कंट्रीब्यूटर है कि हम कहते हैं जी डिजिटलाइज करते हैं। कैसे करें? कस्टमर का जो है वो प्रीपेड में जाता ही नहीं है, उसको होता है कि मेरा तो ऑर्डर ही कैंसिल हो जाना है, मैंने पेमेंट की होनी है, मैंने एक नए मुसीबत में फंस जाना है। सर ऑनेस्ट इसी चीज़ के ऊपर मैंने सर एक ब्रांड से 2 ऑर्डर किए, एक पेड था एक COD के ऊपर था। COD वाला नेक्स्ट डे मिल गया, पेड वाले को 6 दिन अभी तक नहीं मिला। नहीं आएगा बिल्कुल। एक्चुअली में सर ये हो रही है जहांगीर भाई, हमने बहुत दफा इस चीज़ को डिस्कस बिल्कुल ऐसा ही है Actually में सर ये हो रहा है। अच्छा, ब्रांड्स को भी चाहिए कि पेड ऑर्डर्स को प्रायोरिटीज पे लगाएं। सर नहीं होती वो तो सर पैसे आ गए ना, आप साइड पे रहे। सर एक ब्रांड का नाम लिए बगैर मैं आपको बताऊं, एक ब्रांड ऐसा भी है वहां पे पेड ऑर्डर्स भी आते थे, COD ऑर्डर्स भी आते थे। पेड ऑर्डर सर प्रोसेस होते 5 दिन के बाद। मैं परेशान, मैंने कहा यार ये तुम लोग COD वाले पहले भेज रहे हो, पेड ऑर्डर बाद में भेज रहे हो, क्यों? कहता सर ये पेमेंट आ जाती है, हम बैंक को भेजते हैं वेरिफिकेशन के लिए, बैंक हमें वेरीफाई कर देता है कि हाँ जी पेमेंट आ गई है, उसके बाद हम निकालते हैं। मैंने कहा तुम तो उसके साथ ज्यादती कर रहे हो। तो सर इस तरह के भी ब्रांड हैं जो पेड ऑर्डर्स बाद में प्रोसेस अच्छा, करते हैं कुछ और COD पहले कर देते हैं। अच्छा कुछ जगह पे ऐसा हो रहा है यार, देखो वो तो T1 के ऊपर चल रहा है ना, नेक्स्ट डे के ऊपर तो वो बैंकिंग वाला चैनल वो तो एक चीज़ है, ठीक है। वेयर हाउसेज वाले कहते हैं सर ये पेड है ना, ये तो आ गया, इसने कहाँ जाना है अब, ये रिटर्न हो सकता है, पहले मैं इसको पकड़ूं। सर हमने तो अपने ब्रांड के अंदर एक थोड़ा सा करने की कोशिश ये की है कि एक तो जो पेड पार्सल होते हैं ना, हम अब उसको ऊपर स्टिकर लगाते हैं और हमने अपने तमाम कोरियर्स के साथ वो शेयर भी किए हैं कि यार ये प्रायोरिटी डिलीवरी का स्टिकर जिसके ऊपर लगा हुआ हो, आपने उसको पहले इसको रिटर्न ना कर देना, इसको return ध्यान नहीं से करना। रिटर्न करना। खैर जी, आज का एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त रहा। मैं बहुत बहुत मशहूर हूँ, हमारे साथ अदील मुनव्वर साहब थे, यमीन साहब, जमील साहब और पूरा पैनल जिसने आज बैठक पे इतनी ज़बरदस्त बैठक कहानी, और ये बैठक कहानी मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट बन चुका है क्योंकि एक पूरी रिसर्च होती है इसके पीछे और ये रिसर्च पब्लिश होती है बाकायदा। मैं लिंक भी डाल देता होता हूँ डिप्लॉयर्स की वेबसाइट पे, ब्लॉग सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं, तो ये उसके ऊपर आ रही होती है। और अगर ना भी करें तो आप सिर्फ उस ब्रांड का, यानी कि इंशाल्लाह हम इसकी SEO भी करेंगे तो आउटफिटर के स्टडी लिखें, जिस तरह आज आप आसिम जोफा के स्टडी लिखें, इम्तियाज़ के स्टडी लिखें तो हमारी वहाँ पे आ जाती है। तो इसी तरीके से आउटफिटर भी लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगी। ये पढ़नी बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत सारा नॉलेज ऐसा होता है, वक्त की किल्लत होती है, कैमरे भी गर्म हो जाते हैं, तो हम सब चीज़ें नहीं बता सकते, लेकिन ये लिख ज़रूर हमने दिया डिटेल्ड के अंदर, एक एक लफ्ज़, एक एक चीज़। और अगेन सर हम तो यहाँ पे सैल्यूट करना चाहेंगे कामरान खुर्शीद साहब को कि जिनका विजन था उस वक्त 2003 में फार साइटेडनेस थी और आज वो इतना बड़ा 102 जो है शॉप्स का नेटवर्क 20 सिटीज़ के अंदर बना चुके हैं। मैं तो चाहूँगा कि एक दफ़ा फिर कुछ और वो सोचें, कोई नई चीज़ लाएं, आउटफिटर लाए धमाका, एथनिक लाए उससे बड़ा धमाका, तीसरे धमाके का हम वेट कर रहे हैं। उनके लिए अभी भी 2 कैटेगरी ऐसी हैं जो वैकेंट पड़ी हैं, लाइक एक्टिव वेयर, लाइक फॉर्मल वेयर। एग्जैक्टली सर, फॉर्मल वेयर मेरे ख्याल है एक लामा की एक बड़ी रीज़न ये भी है कि उन्होंने एक वो फॉर्मल गोइंग वेस्टर्न वेयर भी इंट्रोड्यूस किया है जो कि आउटफिटर्स में नहीं है, तो एक ये भी एक गैप है। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा, और बहुत सारे होंगे यार, वाई ओनली कामरान खुर्शीद, बाकी बहुत सारे बैठे हैं, हो सकता है उनके दिमाग में अभी हो, वो लॉन्च ना कर पा रहे हो, तो यहाँ से उनको एक वो हिम्मत मिलती है। और वो लोग जो कि अपनी लाइफ के अंदर कोई कामरान खुर्शीद है, अपनी ज़िंदगी में वेसिनिटी में सोच के बैठा हुआ है, वो देखें उन्होंने अपने एक सर्कल के अंदर जो वो कर सकते थे किया। आप आज देखें कि आप अपने सर्कल में क्या कर सकते हैं। क्या शालमी से कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं, क्या सप्लाई चेन के साथ जोड़ सकते हैं, क्या आप कोई ब्रांड जूतों का बना सकते हैं, वेस्टर्न वेयर का बना सकते हैं, किसी और कैटेगरी में बना सकते हैं। ये चीज़ आपने देखनी है। ब्रांड कहानी का मकसद ही सिर्फ ये है, ये बार बार करवाना है कि कैसे एक ब्रांड
किन किन मुश्किल लहरों से कशकोले खाते हुए वो कश्ती उनकी तैरती है। ये आसान सबके लिए नहीं होता। लोग बैठे हुए सोचते हैं जी बहुत आसान है आउटफिटर बनाना, वो तो उनके पास तो बहुत पैसा है, ये है वो है, कुछ भी नहीं होता। इनिशियली सिर्फ एक वो जज्बा होता है, विजन होता है, और वही ड्राइव करता है। आज यहाँ पे कोई एक बंदा ऐसा बैठा हुआ ये नहीं कह सकता कि यार वो लीडरशिप सही नहीं थी, बल्कि एक ही बात कह रहे हैं कि वो लीडरशिप थी तो वो यहाँ से वहाँ तक पहुँचा सके। आपने अपने अंदर सिर्फ उस लीडरशिप के जज्बे को निकालना है। इस बैठक से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।